आपके मन की इच्छाओं का हकीकत में प्रामाणिक रूप से आपके जीवन में आ जाना, वो मैनिफेस्टेशन है। वास्तु का मतलब क्या है? एक ऐसी जगह का निर्माण हो जो वास करने योग्य स्थान बने, जहां पर रहकर आपको जीवन में स्वास्थ्य, खुशी, संपन्नता, खुशहाली सब कुछ प्राप्त हो। आपके जीवन का कौन सा ऐसा आयाम है जो आपके इस एनवायरनमेंट से गवर्न नहीं होता? सब कुछ वहीं से गवर्न होता है। तो एनवायरनमेंट की 16 दिशाएं जो पंच तत्वों में बटी है, वो आपके जीवन को चलाए। कभी कभी हम किसी से बिना मिले फर्स्ट टाइम भी हमें वो व्यक्ति अच्छा या बुरा लग सकता है। बिल्कुल सही बात है। जिसको हम लोग आम भाषा में ऑरा बोलते हैं या वाइब्स बोलते हैं, वो सब अंग्रेजी के टर्म्स हैं। बट एक्चुअली आपका सबकॉन्शियस उसके सबकॉन्शियस से कनेक्ट होकर आपके कॉन्शियस माइंड को वो ये सिग्नल दे रहा है कि ही इज द राइट पर्सन, ही इज द रॉन्ग पर्सन। कंपास से डायरेक्शन कैसे चेक करनी है, मुझे ये जानना है सबसे पहले। देखिए, सबसे पहली बात तो जो भी व्यक्ति वास्तु करने के लिए किसी भी भवन में घुसकर कंपास निकाल के अगर वास्तु करे, कि सबसे पहले उस व्यक्ति से बचिए। अब कई बार लोग मेरे पास आते हैं, सर हम तो रेंट के घर पे रहते हैं। रेंट का घर भी वही असर करेगा जो आपका खुद का घर है। प्रॉपर्टी आपकी ओन है, रेंट पे, लीज पे, फ्री में, दान में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका अवचेतन मन उस नेट यूजेबल एरिया के एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करता है। वास्तु को लेकर ना एक बड़ा जो मिथ ये भी है कि तोड़फोड़ बहुत कराएंगे। तो क्या सच में वास्तु मतलब तोड़फोड़ है? डरते लोग हैं इससे। देखिए, कोई भी मनुष्य ब्रह्मा नहीं है कि वो एनर्जी को पैदा कर दे। उस भवन की एक ऊर्जा शक्ति है और उसकी एक कैपेसिटी है। एज अ वास्तु एक्सपर्ट मैं उसको चैनलाइज करके आपके फेवर में उसको वहां तक बैलेंस कर दूंगा। अब लेकिन यहाँ पर अगर ऊर्जा ही नहीं है, जमीन ही नहीं है मान लीजिए, तो ऊर्जा आएगी कहाँ से? पिरामिड एंड क्रिस्टल्स ये क्या है? सर, ये बेचने के टूल हैं जो मार्केट में लोग पैसा बनाने के लिए। सबसे कॉमन 3 मिस्टेक्स कौन सी हैं जो हर घर में आप जब भी देखते हो, वो देखते ही देखते हो कि ये होता ही होता है? वास्तु में ऐसी क्या गलतियां करते हैं लोग जिससे उनकी एनर्जी खराब होती है और मनी दोष, पैसे का जो दोष है वो चढ़ना शुरू हो जाता है और लोग नीचे की तरफ जाते हैं? तो वास्तु के अकॉर्डिंग क्या डूज या डोंट्स जो होने चाहिए? जान पहचान में तो बहुत लोगों को देखते ही हूँ मैं, उनके साथ क्या होता है, अच्छी खासी सैलरी 1.5-2.5 लाख रुपए कमाते हैं मंथली, लेकिन ना आखिरी दिन पे जीरो ही होता है बैलेंस। 3 दिशाएं जो हर भवन में नेगेटिव होती हैं, अगर आप उन जगहों पर अपना बेड ना लगाएंगे तो आप प्रॉब्लम से बच जाएंगे। वो 3 दिशाएं हैं। मंदिर को लेकर कंफ्यूजन बहुत होती है। मंदिर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? हिंदू सभ्यता में इंडियंस को देखें, मैं जिस भी घर में जाता हूँ, एक मंदिर, सैकड़ों देवी देवता, पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर और एक ही भगवान 3-4 तरह से रखा हुआ है। हम चाहे अनचाहे उस शक्ति का अपमान कर रहे हैं कि कहीं भी जाते हैं पूजा करने या मंदिर दर्शन करने, वहां से उसकी फोटो ले आते हैं। कोई जाता है प्रसाद के साथ फोटो दे जाता है, कोई आपके गृह प्रवेश में गणेश जी दे जाता है। सबको उठा उठा के आप उसको सजा लेते हैं। तो आपने भगवान का अपमान करना शुरू कर दिया। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ से हमें ये समझ में आएगा कि जीवन में जो भी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन अवेलेबल होता है। अगर हम ये समझ जाएं कि हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न क्या है, हमने क्या चीज़ें क्रिएट करके रखी हैं, तो उनको डिसॉल्व करना आसान हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें आप समझने लगेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलने लगती है। जीवन में हम बहुत सारी डायरेक्शन में ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर हमें कई बार ये लगता है कि जहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि शायद हमारा जो पोटेंशियल है वो कई गुना ज़्यादा और भी हो सकता है। वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे आप बहुत मेहनत कर रहे हो जीवन में, बट पैसे शायद उतने जीवन में नहीं आ पा रहे हैं। हेल्थ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कंसिस्टेंटली घर में कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है। बच्चे पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उन्हें कुछ याद नहीं आता, एजुकेशन में इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ के बहुत सारे डायरेक्शन हैं जो क्लियर नहीं है और कन्फ्यूजन ज़्यादा है। आई एम श्योर अबाउट इट। आज का ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पर, ऐसा उनको कहा जाता है कि इंडियाज़ बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिनका सॉल्यूशन उनके पास नहीं है। तो आप जीवन में किसी भी डायरेक्शन में प्रॉब्लम फेस करें तो आज वो सॉल्यूशन आपको कहीं ना कहीं मिलने ही वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में 20 सालों से ज़्यादा से सर्व कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस हुआ कि इतने जेन्युइन इंसान हैं, इतने आसान भाषा में किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने की हिम्मत रखते हैं। हमने कई बार सिमिलर टॉपिक पर कई बार बातें की, लेकिन आज आपको ये समझ में आएगा कुछ चीज़ें अगर बेसिक्स पर ठीक कर ली जाती हैं तो जीवन में सारे
प्रॉब्लम के एरियाज सॉल्व हो जाते हैं। तो आज हमारे वो खास गेस्ट हैं आशीष जी। आशीष जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने आपके काफ़ी सारे वीडियोस देखे अराउंड वास्तु, और जब मैंने आपको सुना तो मैं ये समझ पाया कि आप बहुत सारे लोगों को जो रिलेटेड टू वास्तु, जो बहुत सारे मिथ क्रिएटेड होते हैं आज के दौर में, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारे अलग अलग तरह के वीडियो चलते हैं, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, सब लोग अपनी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बट बहुत सारी जो शेयरिंग है वो एक्सपर्ट की ना होकर इंडिविजुअल्स की ज़्यादा होती है, जो कहीं से सुनकर शेयर करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं। तो आज मैं चाहूँगा, जैसे हमने डिस्कस भी किया, कि बहुत सारे ऐसे मिथ्स को ब्रेक किया जाए और लोग वास्तु एक आम भाषा में एक आम आदमी तक खुद पहुँच पाए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस तक हम करने की कोशिश करें। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, मैं सभी से एक सवाल करता हूँ इस पूरे पॉडकास्ट पे, आप भी इस बारे में बात करते ही हैं, कि मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपका डेफिनेशन क्या है? कि आप क्या समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या है? मेरे हिसाब से मैनिफेस्टेशन, एक बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊं तो आपके मन की इच्छाओं का हकीकत में प्रामाणिक रूप से आपके जीवन में आ जाना, वो मैनिफेस्टेशन है। आपके मन में जो इच्छा है वो साक्षात आपके जीवन में हो जाए, उसकी पूर्ति जब हो, वो मैनिफेस्टेशन है। ये मैं ही समझता हूँ। इनफैक्ट अगर आप उसकी परिभाषा भी देखें तो शायद वो इसी के अराउंड होगी। इच्छाओं की पूर्ति, जिसको हम फुलफिलमेंट भी बोलते हैं, वो कई तरीक़ों से होती है। इच्छा होना बहुत ज़रूरी है, इच्छाओं के साथ कर्म का होना वो भी ज़रूरी है। लेकिन आपकी इच्छा कितनी तीव्र है और जो आपके अवचेतन मन से उस ब्रह्मांड तक जाके वापस लौट के आए, उसी सकारात्मकता के साथ जो आप चाहते हैं, तब मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। ये मेरा मानना है। ओके, अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन इज सबकॉन्शियस माइंड। हमारे पास, हर व्यक्ति के पास दो तरह के मन है। एक कॉन्शियस, जिसको चेतन मन कहा जाता है, जिसको सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी, खुशी, दुख सब कुछ होता है। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जो एक्चुअली आपके जीवन को चलाता है, आपके जीवन को ड्राइव करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को कौन चलाता है, ये कोई नहीं जानता। सबकॉन्शियस माइंड को चलाता है उसमें बने हुए सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न्स। बहुत सही, ओके। वो पैटर्न्स कैसे बनते हैं? वो पैटर्न्स बनते हैं आपके उस एनवायरनमेंट से जहां आप रहते हैं, जहां आप काम करते हैं, उस जगह की 16 दिशाओं की ऊर्जाओं के हिसाब से। वहाँ पे हर दिशा में रखे हुए सामान या उस जगह में जो एक्टिविटी हो रही है, जब उन दोनों का एक मिश्रण होता है, उस दिशा का गुण और उस जगह पे रखा हुआ सामान या उसकी फंक्शनैलिटी, जब वो कंबाइन होते हैं तो वो एक रिएक्शन क्रिएट करते हैं, जिससे आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स बनते हैं। और वैसा आप जीवन में अपने जीवन को चलाते हैं। ओके। इवन लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, वो आपके अंदर के घर के एनवायरनमेंट से आपके सामाजिक जीवन पर भी वो प्रभाव आता है। अक्सर देखा जाता है 4 दिशाओं के बारे में बात होती है ना? आपने बोला 16 दिशाएं, तो पहले मुझे वो जानना है। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि वास्तु शास्त्र है क्या? ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी मैनिफेस्टेशन में मदद कर सकता है? जी, तो मैं पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। ठीक। कि वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तुशास्त्र एक ऐसी विधा है जो साइंस से भी बहुत ऊपर है। विधा मैंने बोला इसलिए, विधा इज ओवरऑल नॉलेज, उसका एक सब्जेक्ट हो सकता है साइंस। ओके। तो ये एक ऐसी विधा है जो 10,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। हमारे ऋषि मुनि, इवन अगर मैं पुराणों की बात करूं तो मत्स्य पुराण के हिसाब से अराउंड 18 वास्तुशास्त्री, जिसमें भगवान कृष्ण भी हैं, कार्तिकेय भी हैं, शुक्राचार्य भी हैं, बृहस्पति देव भी हैं, और ब्रह्मा जी भी हैं, नंदी भगवान भी हैं। ऐसे बहुत हैं जो 18 बताए गए हैं। ओके। वास्तु का मतलब क्या है? एक ऐसी जगह का निर्माण हो जो वास करने योग्य स्थान बने। वाह। जहाँ पर रहकर आपको जीवन में स्वास्थ्य, खुशी, संपन्नता, खुशहाली सब कुछ प्राप्त होगा। तो वास करने योग्य स्थान बनाना, उस विद्या को यूज करके, जिससे कि आपकी इच्छाएं भी फलीभूत हो और जो आपको जीवन में आगे मदद करे। आपने सुना होगा हम लोग पंच तत्व से बने हैं, हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। उसी तरीके से पूरा एनवायरनमेंट वो भी पंच तत्व से ही बना है। चाहे आप कोई सिटी ले लीजिए या एक बिल्डिंग ले लीजिए या अपना खुद का एक छोटा सा घर जो भी है, उन सभी जगहों पे पंच तत्व बटे हुए हैं। ओके।
जब भी उस एनवायरनमेंट के पंच तत्व में इम्बैलेंस होगा, आपके अंदर वो इम्बैलेंस क्रिएट होने लग जाएगा। अगर वो सिंक में है तो आपको वो जो कहते हैं भगवान का आशीर्वाद साथ चल रहा है, वो क्या है? वो उन तत्वों का सपोर्ट है। वहाँ की एलिमेंटल एनर्जीज और लैंड एनर्जीज दोनों आपके साथ सिंक में हैं, तो आप जो चाहेंगे वो करते चले जाएंगे और आपको उसकी प्राप्ति होगी। कई बार लोगों के पास पैसा बहुत आता है बट रुकता नहीं, बिना बात के फिजूल खर्चे होना या किसी को उधार दिया तो डूब जाना। पैसे की कमी नहीं कहेंगे लेकिन रुक नहीं रहा, वो वास्तु दोष ही है। घर में बिना बात के बीमारियां बने रहना, वो वास्तु दोष ही है। घर में सब कुछ होते हुए भी खुशियां ना होना, वो वास्तु दोष ही है। वाह। सब कुछ होते हुए भी बिना बात के घर में झगड़े होना, वो वास्तु दोष ही है। ओके। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, चाहे कुछ भी कर ले, वो उसका खेलने में मन लगेगा, टीवी देखने में मन लगेगा, फ्रेंड्स के साथ चैटिंग में मन लगेगा, वो भी एक वास्तु दोष है। आपके जीवन का कौन सा ऐसा आयाम है जो आपके इस एनवायरनमेंट से गवर्न नहीं होता? सब कुछ वहीं से गवर्न होता है। तो एनवायरनमेंट की 16 दिशाएं जो पंच तत्वों में बटी है, वो आपके जीवन को चला रही है। ओके ओके। तो अगर हम मैनिफेस्टेशन पूरी करने की बात करें, अगर वो इम्बैलेंस है पंच तत्व, तो हम प्रयास पूरा करेंगे लेकिन वो चैनल आपका जो ब्रह्मांड से कनेक्टेड होना चाहिए वो अवरुद्ध होगा, तो मैनिफेस्टेशन जो चाहते हैं वो पूरी नहीं होगी। सबकी तो नहीं होगी। जो अलाइनमेंट में है डेफिनेटली उनकी पूरी वो होगी। अपने उस मकसद में उस रिजल्ट को पाने के लिए कामयाब हो जाएगा। बाकी लोग प्रयास करेंगे लेकिन आप रूट कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? तो मैनिफेस्टेशन में इस वास्तु का, इन दिशाओं का कितना रोल है? मैं ये बोलूँगा 100%। सुपर। ओके। आप ये समझिए कि आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा है। आप पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी में विश्वास रखते हैं? जी हाँ। तो क्यों नेगेटिव एनर्जी की जगह पर बैठकर आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते? सही बात है। करेक्ट। नेगेटिव एनर्जी कैसे होती है? जब आपके तत्व इम्बैलेंस हो जाए। ओके। तो सारा खेल तत्वों का है। आप, मैं, ब्रह्मांड के सभी लोग, उन सबके सबकॉन्शियस माइंड वो ब्रह्मांड से जुड़े हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे कभी कभी हम किसी से बिना मिले फर्स्ट टाइम भी हमें वो व्यक्ति अच्छा या बुरा लग सकता है। बिल्कुल सही बात है। जिसको हम लोग आम भाषा में ऑरा बोलते हैं या वाइब्स बोलते हैं, वो सब अंग्रेजी के टर्म्स हैं। बट एक्चुअली आपका सबकॉन्शियस उसके सबकॉन्शियस से कनेक्ट होकर आपके कॉन्शियस माइंड को वो ये सिग्नल दे रहा है कि ही इज़ द राइट पर्सन, ही इज़ द रॉन्ग पर्सन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आप अपने अवचेतन मन को कैसे स्वस्थ रखें कि आपके जीवन के सभी आयाम पूरे हों। उसके लिए आपके एनवायरनमेंट का अच्छा होना और स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि अग्नि जल रही है और मैं उसमें जल डालूं तो क्या होगा? ना अग्नि का तत्व बचेगा ना जल का तत्व बचेगा। हाँ, कुछ नहीं बचेगा, दोनों खत्म हो जाएंगे और वो इम्बैलेंस है। तो पंच तत्व की जिसे हम बात कर रहे हैं तो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, यही पंच तत्व है। अक्सर दुनिया में लोग छठवें तत्व के पीछे भाग रहे हैं जो है पैसा, बट वो हमारे जीवन को नहीं चलाता। अगर ये पंच तत्व इम्बैलेंस हैं तो जिसके पीछे आप छठवें तत्व के पीछे भाग रहे हैं, कई बार वो होते हुए भी किसी काम का नहीं, या कई बार वो आते आते भी गायब हो जाता है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन के लिए भी आपके एनवायरनमेंट का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। 16 दिशाएं। मैं विश्वकर्मा प्रकाश जो पुस्तक है, जो भगवान विश्वकर्मा ने किस तरह से वास्तु के पूरे ज्ञान को आगे मानव जाति तक पहुंचाया, उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा पहले जाता हूं कि ये विद्या महादेव ने दी, जो ऋषि पाराशर को दी। ऋषि पाराशर से बृहद्रथ को मिली और वहाँ से विश्वकर्मा जी को मिली, जो कि गॉड ऑफ आर्किटेक्चर। एंड दैट्स हाउ इट हैज़ स्प्रेडेड। एंड उन्होंने एक पद्धति से वास करने योग्य स्थान, हैबिटेबल प्लेसेस बनाने का काम किया। एक होता है नगर वास्तु, जैसे भवन का वास्तु। हाँ। आपने नगर वास्तु सुना होगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो नगर वास्तु क्या होता था? राजा महाराजाओं के ज़माने पर वो पर्टिकुलर नगर फ्लरिश करे,
लोग खुशहाल रहें, वेल्दी रहें, हेल्दी रहें, प्रेम से रहें, कोऑर्डिनेशन में रहें, उसके लिए एक प्रॉपर मेथड होता था जिससे नगर वास्तु का डेवलपमेंट होता था। अगर आप आज की कंडीशन में देखें कि कभी भी कोई एक अच्छी सिटी जैसे जैसे ग्रो करने लगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वहाँ के लोगों के, उस सिटी के लोगों के मनस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आने लग जाते हैं। चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, बिना बात का गुस्सा, ये लोगों के नॉर्मल ट्रेट्स बनने लग जाते हैं। अब इसको मैं एग्जाम्पल से बताऊं तो जब भी किसी के अंदर इरिटेशन ज़्यादा है, चिड़चिड़ाहट ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी अग्नि भंग हो रही है। ओके। अग्नि का भंग होना मतलब अगर एक दिया जल रहा है और मैं उस पर पानी के छींटे मारूं तो वो चिड़चिड़ाहट करेगा। हाँ, सही। वैसे ही मन है, वैसे ही व्यक्ति है। अगर आपके घर की अग्नि भंग होगी तो बिना बात के घर में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, शाउटिंग वो चालू रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंस है उन पंचतत्वों का। कमिंग टू योर प्राइमरी क्वेश्चन ऑफ 4 डायरेक्शंस वर्सेस 16 डायरेक्शन, तो विश्वकर्मा प्रकाश जी जिसकी हम पुस्तक की बात कर रहे हैं, वो विश्वकर्मा प्रकाश को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो आपके पूरे भवन में अगर हम उसको 360 डिग्री डिवाइड करते हैं तो पहले तो 4 दिशाएं आपकी मुख्य दिशाएं होगी, करेक्ट है। फिर उनकी 4 और डायगोनल दिशाएं होगी। ये सब लोग अधिकतर जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो ये कि उन डायगोनल और मेन दिशा के बीच में भी दिशाएं निकलती हैं, जिनका और माइक्रो लेवल पे अगर हम उसको स्प्लिट करते हैं तो उनका एग्जैक्ट काम क्या है वो पता चलता है। ओके। जैसे अगर हम बोलें नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आमतौर लोग पता है कि नॉर्थ ईस्ट होता है, करेक्ट। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट होता है और राइट में ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट होता है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का काम है आपके जीवन में फिजिकल हेल्थ को गवर्न करना, मतलब आपके घर में रहने वाले सभी लोगों की फिजिकल हेल्थ वहाँ से गवर्न होती है। और राइट साइड के जो नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो घर में खुशियों को, हैप्पीनेस को, रिजुविनेशन को, जॉयफुल नेचर को, उसको गवर्न करती है। तो उस लेवल पे जब आप उसको माइक्रो लेवल पे जब लेके किसी भी भवन को आप डिवाइड करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इस भवन में क्या चल रहा है। तो मैं अक्सर वास्तु ऑडिट करता हूँ कंसल्टेशन से पहले, तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि पहले आप अपना एक घर का नक्शा और गूगल लोकेशन भेजिए। आपकी प्रॉब्लम बताने से पहले आपका घर मुझे बताएगा कि आपके घर में क्या चल रहा है, और वो सटीक वही बताएगा जो घर में हो रहा है। तो 16 दिशाएं हर एक जीवन के आयाम को पूरा करने के लिए है। एक फिजिकल हेल्थ को तो एक मेंटल हेल्थ को, एक खुशियों को तो एक आपके जीवन में होने वाले सोशल संपर्कों को, या एक आपके जीवन में होने वाले डिस्पोजल एक्टिविटी को, या आप उसको बोले कि क्या चीज़ नहीं रखना है उनको क्लियर ऑफ करने के लिए एक थॉट प्रोसेस को, या एक आपके जीवन में बनने वाली लेगेसी को या स्किल्स को, या एक आपके जीवन में होने वाली बचत और ज्ञान को, या एक आपके जीवन में होने वाली प्राप्ति को जिसको हम फुलफिलमेंट बोल रहे हैं, या एक आपके जीवन में डिटॉक्सिफिकेशन कैसे हो उसके लिए, या एक आपके जीवन में सपोर्ट कैसे मिले उसके लिए, या सबसे इंपॉर्टेंट आपके जीवन में प्रेम, एंथुजियाज्म कैसे हो, अट्रैक्शन कैसे हो उसके लिए, या फिर आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हो उसके लिए। बहुत सही, बहुत सही। तो ये सभी 16 दिशाएं उनके लिए, हर एक आयाम के लिए बनी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा एक सवाल यहाँ पर है, मतलब एक आम भाषा के लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं वास्तु की, आज पहली बार जान रहा हूँ। डायरेक्शन भी मैं इतना ही जानता हूँ कि सूरज कहाँ से उगता है, ठीक है, वो उतना जाना, तो 4 ही दिशाएं पता है मुझे, बाकी मुझे कुछ नहीं पता है। अब जब वास्तु की बात आती है तो हम सबसे पहले फ़ोन का कंपास खोल देते हैं। यहाँ से जब देख रहा हूँ तो मेरे ये नॉर्थ बता रहा है, ये साउथ है, इस तरफ ईस्ट है और ये वेस्ट है, करेक्ट है। अब मुझे ये जानना है कि जब डायरेक्शन की बात आती है तो ये तो समझ में आ जाएगा कि चलो ईस्ट है, यहाँ से सूरज निकलता होगा, वेस्ट वहाँ पर ढलता होगा, पीछे आपके इधर सामने से निकलता होगा। जब घर के डायरेक्शन के बारे में बात आती है या उस जगह के डायरेक्शन में बात आती है तो इस मैप को मैं कहाँ ले जाऊँ? क्योंकि एक मतलब अगेन एक छोटा बच्चों वाला सवाल है मेरा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको गेट पर ले जाऊँ, पूरे बाहर के गेट पर, तो मैं ये समझ ही नहीं पाता हूँ। कई बार मैं तो खड़ा ही गेट पे साउथ पर हूँ, मतलब मैं जहाँ खड़ा रहूँगा मेरे को समझ में नहीं आएगा कि प्लेसमेंट, तो क्योंकि कंपास बदल रहा है, प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो ये अगर मैं एंट्री पे ले जाऊँगा तो सारा ही घर नॉर्थ में आ जाएगा मेरे लिए। समझ लो कितना छोटा सा सवाल है ये, है ना जी। तो कंपास से
डायरेक्शन कैसे चेक करनी है, मुझे ये जानना है सबसे पहले। बहुत अच्छा सवाल है और सबसे ज़्यादा गलती लोग इसी में करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो भी व्यक्ति वास्तु करने के लिए किसी भी भवन में घुसकर कंपास निकाल के अगर वास्तु करे, ये मैं काफ़ी अलग पॉडकास्ट में भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले उस व्यक्ति से बचिए। वाह, ये बात है। देखिए, वास्तु इज अ सब्जेक्ट ऑफ परफेक्शन एंड प्रिसिशन। एक दिशा सिर्फ 22.5 डिग्री की है। आपके घर के सेंटर से या भवन के सेंटर से उस अंतिम दीवार तक 22.5 का एक एंगल बनेगा जिसको कोण कहा जाता है। हाँ। जिसको लोगों ने ग्रेजुअली कोण की जगह कोना बताने लग गए। अच्छा, ओके। कि नॉर्थ ईस्ट का कोना, साउथ ईस्ट का कोना। कोना नहीं, कोण होता है, विच इज एंगल। एंगल, ओके। दैट इज द बिगेस्ट मिथ। अब आपने बोला कि मैं कैसे निकालूं डिग्री, तो आइडियली मैं अगर देखूं तो डिग्री निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप गूगल अर्थ प्रो खोलिए, ठीक है, और आपके भवन की एंट्रेंस, आप अपने घर में भले अपार्टमेंट में आप कहीं से भी एंटर कर रहे हो, आपका मेन डोर की एंट्रेंस कहाँ से कहाँ अंदर जा रही है, हाँ, पहले उसको मैप करिए। ओके। आपके जो मैग्नेटिक फील्ड मोबाइल में है वो आपके हाथ में जो मेटल है उससे वो चेंज हो जाते हैं, होते हैं। अच्छा, दूसरा मोबाइल भी साथ में है तो भी वो आपके 4, 5, 6 डिग्री 8 डिग्री तक चेंज कर देगा। अच्छा, ओके। अब जब है ही एक दिशा 22.5 डिग्री की, उसमें आपने 5 डिग्री चेंज कर दी तो सारी की सारी 16 दिशाएं 5 डिग्री चेंज हो जाएंगी। तो जो चीज़ अच्छी जगह दिखनी चाहिए वो गलत जगह दिखने लग जाएगी, तो उसका प्रभाव अलग हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक सजेशन ये है कि वास्तु के लिए व्यक्ति खुद वैद्य ना बने। वेरी गुड, ओके। जैसे हम किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं अपने मर्ज को ठीक करने के लिए, तो एक कहावत चलती है कि घर के वैद्य से सावधान। उसी तरीके से खुद वैद्य बनकर अपना इलाज अगर करेंगे तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। राइट? हर एक काम को करने का वास्तु में एक प्रोसेस है। ओके। एंड आई ऑलवेज फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप एंड प्रोसेस, क्योंकि आपने जैसे ही प्रोसेस स्किप किया देयर इज 100% चांस कि आपकी एक मिस्टेक होगी जो आगे तक आपको पता नहीं चल पाएगी कि वो रूट कॉज कहाँ से आ रहा है प्रॉब्लम का। तो वास्तु में पहले तो चाहिए टू द स्केल फ्लोर प्लान, हाथ से बना हुआ नहीं। अच्छा, प्रॉपर भवन को नाप कर उसको ऑटो कैड में उसके रेशियो के हिसाब से, जो कोई 1:8 या 1:10 जो भी बना रहा है उस रेशियो में वो ऑटो कैड के ऊपर प्लान बनाए और फिर उसकी डिग्री निकाली जाए जो गूगल अर्थ पे हम निकालेंगे और फिर उसको हम ग्रिड करें। उसके बाद वो एग्जैक्टली जैसा आपका घर है, फिर आपको पता चलेगा कि पूरी दीवार ईस्ट की नहीं थी, उसका एक छोटा सा हिस्सा ईस्ट में आ रहा था, बाकी एक दूसरा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और एक ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में जा रहा था। ओके। तब आपको उसका इम्पैक्ट पता चलेगा कि ओके, ये ईस्ट में मेरे को घर में बिना बात के पड़ोसी से रोज झगड़ा चलता है, तो आप देखेंगे कि वहाँ ईस्ट दिशा, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आपका एक मिक्सर ग्राइंडर रखा हुआ है। वाह, ओह क्या बात है। इससे भी हो सकता है इम्पैक्ट? इससे भी नहीं, हर चीज़ आपके चारों तरफ जितना सामान है उसकी एक ऊर्जा है, उसकी एक फंक्शनैलिटी है। करेक्ट है। और दिशा जिसमें वो रखा हुआ है उसका अपना एक गुण है। अब उस ऊर्जा या फंक्शनैलिटी को इस गुण के साथ जब मैच करेंगे तो एक रिजल्ट बाहर निकलेगा जो आपके सबकॉन्शियस पैटर्न रजिस्टर करेगा, वैसा आपका जीवन चलेगा। ओके, ओके। सो दिस इज वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। नाइस, नाइस। जैसे 1 और 1 3 और 5 नहीं हो सकते, वैसे ही इसका गुण और वहाँ पे रखे हुए फंक्शनैलिटी या सामान या रंग का जो फंक्शन है वो चेंज नहीं हो सकता, या उसका अपना एक तत्व होगा वो चेंज नहीं हो सकता। ब्लू कलर वाटर है, अगर मैं साउथ ईस्ट में कर दूं तो पैसे का नुकसान तो गारंटी है, क्योंकि वो फायर है। तो फायर में पानी डालूंगा तो क्या होगा, अग्नि बुझ जाएगी और घर में चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, इरिटेशन बढ़ेगी, वो अलग। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि कैसे कौन सी जगह का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो हम अक्सर जब बात करते हैं तो एक तरीका ये है कि जब मैं ऑडिट करता हूँ तो वो आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम है। दूसरा, कई बार बोलते हैं लोग बताते हैं सर मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे समझ में आता है किस दिशा में किस तत्व के इम्बैलेंस की बात कर रहा है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम सुनाता है वो अपने अवचेतन मन से निकली हुई बात आपको समझाता है और वो आपको पूरी की पूरी उसकी दिशाएं और उसके इम्बैलेंसेस दिखने लग जाते हैं। एंड दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली, ओके, ओके। आपने जैसे अगर पॉसिबल है तो 16 दिशाएं आपने बताई, क्या आप ये बता सकते हैं कि हर दिशा में, हर दिशा के लिए क्या चीज़ें डूज एंड डोंट्स हैं, अगर पॉसिबल है तो? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। लोगों के लिए एक वास्तु कोर्स हो जाएगा फ्री। हाँ।
सबसे पहले 16 दिशाएं पंच तत्वों में कैसे बटी हैं ये जानना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे पंच तत्व बराबर दिशाओं में नहीं बटे। जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये जल तत्व की दिशा है। ओके। उसके बाद ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, वो एयर एलिमेंट वायु तत्व की दिशा है। फिर है साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये फायर की दिशा है। ओके। उसके बाद है साउथ साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, ये पृथ्वी तत्व विच इज अर्थ एलिमेंट। देन वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व। अब आप बोलेंगे कि इस तत्व को हम कैसे पहचानें, या मतलब इसमें हम क्या करें क्या ना करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो दिशा जिस तत्व की है वहाँ पे उस तत्व का कलर हो, ओके। तो एटलीस्ट वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देता। बट प्रॉब्लम आजकल कब आती है, जब हम देखते हैं कि बिल्डर्स के घर लंबे होते हैं, चौड़े कम होते हैं। हाँ, सही है। इसके ऊपर हम डेफिनेटली बात करेंगे। जो बिल्डर्स के घर होते हैं लंबे, उनमें जब चौड़ाई कम होती है तो वो एनर्जी फील्ड कम हो जाती है, और आपके लाइफ से ग्रेजुअली वो सारे आयाम जीवन में अपने आप कम होने लग जाते हैं, आप चाहे कितनी मेहनत कर लें। अब एज्यूमिंग की एक अच्छा प्रॉपर्टी है, 16 दिशाएं बिल्कुल बराबर बटी हुई हैं। अब आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे मेरा जल तत्व है, लेकिन आपने ये सुना पॉडकास्ट में कि भाई यहाँ ब्लू कलर होना चाहिए, लेकिन वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है और आपने एक्स्ट्रा और ब्लू कर दिया, तो जल और बढ़ जाएगा। तो जल और बढ़ जाएगा तो इवेंचुअली वो उस दिशा के जो एफर्ट है आपके जीवन में और बढ़ने लगेंगे, टाइम वेस्ट ज़्यादा होने लगेगा, लेजीनेस बढ़ने लगेगी, आपके प्रोडक्टिव काम कम होंगे। तो जेनरिकली अगर मैं बोलूं तो इंसान को वापस घर का वैद्य नहीं बनना चाहिए। देखिए, आप अपने जीवन के साथ साथ पूरे परिवार के जीवन को दांव पे लगा रहे हैं। करेक्ट है, सही। आप अपने जीवन में एक बार उस घर का नक्शा बनवा लें तो वो हमेशा आपको काम आएगा। अब कई बार लोग मेरे पास आते हैं, सर हम तो रेंट के घर पे रहते हैं। हाँ। रेंट का घर भी वही असर करेगा जो आपका खुद का घर है। प्रॉपर्टी आपकी ओन है, रेंट पे, लीज पे, फ्री में, दान में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका अवचेतन मन उस नेट यूजेबल एरिया के एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करता है। तो लोग इतना खर्चा करते हैं, घूमने जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, खाते पीते हैं, महीने में 10-20 हज़ार रुपये खर्चा करते हैं, 5,000 खर्चा करते हैं। एक नक्शा बनवा लेंगे, भले ही वो रेंट का क्यों ना हो, वो भी 2-4 हज़ार में बन जाता है। लेकिन आपकी लाइफ सेफ एंड साउंड एंड सिक्योर हो जाती है। बहुत सही, बहुत सही, करेक्ट। क्योंकि आपके पूरी फैमिली को गवर्न करेगी, उनकी लाइफ को, उनकी हैप्पीनेस को, उनके हेल्थ को, आपके जीवन में होने वाली प्राप्तियों को, सब कुछ वहाँ से गवर्न होगा। लेकिन वास्तु को लेकर ना एक बड़ा जो मिथ ये भी है कि तोड़ फोड़ बहुत कराएंगे, पहला, और देयर इज अ अनदर साइंस लुक्स सिमिलर व्हिच इज फेंग शुई, जो आजकल नया फैशन में भी है, कुछ लोग उसको मानते हैं, बट इंडिया में नहीं, इंडियन चीज़ों के अकॉर्डिंग नहीं काम करती। तो क्या सच में वास्तु मतलब तोड़फोड़ है? डरते लोग हैं इससे? नहीं, मैं अगर अपनी बात करूं, जो जैसे मैं वास्तु करता हूं और जो एक्चुअली में वास्तु होता भी है, सिर्फ 2% केसेस में तोड़फोड़ होती है, जिसका ट्रीटमेंट ही तोड़फोड़ है। ओके। 98% केसेस में तोड़फोड़ की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ छोटे छोटे ट्रीटमेंट से वो बैलेंस हो जाते हैं और एनर्जी फील्ड आपके कंट्रोल में होती है और आपका काम हो जाता है। अब वो 2% कौन से हैं जिसमें तोड़फोड़ होती है? नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट का होना, या कोई फिक्स किचन कुकटॉप लगा हुआ है तो फिर उसको हटाने का या टॉयलेट सीट को निकाल के लेवल करने का, वो तो एक तोड़फोड़ है। उसको बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कैंसरस पेशेंट्स का बन जाना, मतलब कैंसरस टिश्यू का बन जाना, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करता है। ओके। लाइफ की क्लैरिटी खत्म हो जाती है अगर वहाँ टॉयलेट सीट है। एंड आई हैव सीन पीपल माय गॉड डिस्पोजिंग ऑफ। एक होता है साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, मुख्य द्वार बन जाना। तो साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट तक के 5 ऐसे द्वार बनते हैं जो बंद होंगे तो वो एनर्जी फील्ड आपके कंट्रोल में होगी और वो आपको सपोर्ट करेगी। ओके। और वो खुला, अगर वो खुला है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल बेकाबू हो जाएगी और आपके जीवन में सिर्फ विनाश लेके आएगी, इंक्लूडिंग अर्ली डेथ्स। लोगों को मेहनत के बाद भी अपने उस कर्म का फल ना मिल जाना, कर्जे बढ़ जाना, अर्ली डेथ्स हो जाना, और व्यक्ति चाहे कुछ भी कोशिश कर ले, वो उसका कर्जा कभी उतरेगा ही नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वो एनर्जी फील्ड आपके कंट्रोल में नहीं है। चोरियां बढ़ जाना, फायर एक्सीडेंट्स हो जाना, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अगर एनर्जी फील्ड्स जिनको कंट्रोल में होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो आपके हाथ में नहीं आएगी। सो इट इज़ बेटर
टू कीप देम अंडर कंट्रोल, वहाँ पे हमको फिर दीवार लगा के उस मेन गेट को बंद करना ही उसका इलाज है। इन 2 केसेस के अलावा कोई भी आप प्रॉब्लम है लाइफ में, और वो जब हम उसको देखें तो वो छोटे छोटे उपायों से ट्रीट हो सकती है। तो हम जब ऑडिट कॉल करते हैं तो उसमें हम क्लाइंट को पहले बता देते हैं कि आपका घर ट्रीटेबल है या नॉन ट्रीटेबल। नॉन ट्रीटेबल का मतलब ये है कि आपके घर में तोड़फोड़ होगी, छोटे छोटे उपाय से काम नहीं चलेगा। एक केस अभी जब आया तो मैंने उनके घर को जब देखा, वो नॉन ट्रीटेबल नहीं था, लेकिन उसकी घर की लंबाई ऐसे थी, मतलब अच्छा, ओके। और आप उसमें कुछ भी कर लें वो घर बैलेंस नहीं हो सकता। अब बैलेंस क्यों नहीं हो सकता? आपके कुछ दर्शक हो सकता है बोले अरे इसको वास्तु नहीं आती। देखिए, कोई भी मनुष्य ब्रह्मा नहीं है कि वो एनर्जी को पैदा कर दे। सही है। उस भवन की एक ऊर्जा शक्ति है और उसकी एक कैपेसिटी है। अब एज अ वास्तु एक्सपर्ट मैं उसको चैनलाइज करके आपके फेवर में उसको वहां तक बैलेंस कर दूंगा। अब लेकिन यहाँ पर अगर ऊर्जा ही नहीं है, जमीन ही नहीं है मान लीजिए, तो ऊर्जा आएगी कहाँ से? सवाल ही नहीं होता। और जिसमें आपके जीवन के मुख्य आयाम जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि सर अगर आपके पास 1000 करोड़ भी कोई दे देगा ना, आप गारंटी ले लीजिए कि 6 महीने में वो भी डूब जाएगा और उधार भी बढ़ जाएगा। बोले सर उधार तो बढ़ा ही हुआ है। तो प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी ऊर्जा शक्ति लिमिटेशन है। मतलब मान के चलिए 1 गिलास पानी है मेरे पास, लेकिन आपकी जो कैपेसिटी है वो 1 चम्मच की ही है। तो मैं चैनलाइज कैसे करूं? वहां पे तो जाएगा ही नहीं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, राइट। अब मैं बात करता हूं जो आपने बोला कि तोड़फोड़। अब ये जो 2 एनर्जी फील्ड जहां पर मैंने बोला कि 5 द्वार हैं जहां पर हम गेट लगाते हैं, वहां पे 5 ऐसे देवता हैं जिनको कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। ओके। यम, गंधर्व, भृंगराज, मृगा और पितृ। तो हर भवन में 45 देवताओं का वास है। ओके। जो देव और राक्षस मिलके एक पूरा भवन को कंट्रोल करते हैं। तो वास्तु पुरुष मंडल में ये 45 देवता होते हैं। अब ये 5 देवता अगर कंट्रोल में नहीं है तो ये तबाही देते हैं। इसलिए इनको पैक करके रखते हैं कि भाई तुम बाहरी दुनिया से कनेक्ट मत रहो, हमारे कंट्रोल में रहो। इसलिए वहाँ पे वॉल बनाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट में जो मेंटल हेल्थ को गवर्न करता है, वहाँ पर सिक्खी देवता जो लाइफ में क्लैरिटी और विजन देते हैं। अब वहाँ पे टॉयलेट सीट है, वो वास्तु पुरुष का सर है। सर के ऊपर टॉयलेट सीट होना मतलब आप समझें गंदगी पूरे टाइम। तो विजन, क्लैरिटी सब खत्म। इंसान हमेशा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा एंड पीपल गेट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो ये है तोड़फोड़ का जवाब कि सिर्फ 2% केसेस में तोड़फोड़ करना ज़रूरी है क्योंकि हमें वो ट्रीटमेंट देना है। बाकी 98% केसेस में कहीं टॉयलेट होने दीजिए, कहीं एंट्रेंस होने दीजिए, सब कुछ ट्रीटेबल है। लेकिन ये 2 जगहों पर कंस्ट्रक्शन, सिविल वर्क इज मैंडेटरी। और लोग इसलिए डर जाते हैं कि अरे ये वास्तु वाला आया है तो कुछ तो तोड़ना। तो हमारा ये कहना है कि आप ऑडिट कॉल में ही समझ लीजिए कि भाई आपका एक घर क्या बोल रहा है, और अगर वो अनट्रीटेबल है तो उसका तोड़फोड़ में ये होगा। अब आपका कॉल है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। ट्रीटमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं? ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है? कुछ चीज़ें, खास चीज़ें जगह पर उस पर रखकर? नहीं, एलिमेंट्स को बैलेंस करके। ओके। अब मान लीजिए नॉर्थ इज वाटर एलिमेंट, अभी मैंने आपको बताया, ठीक। अब वहाँ पर कोई फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट के रूप में मान लीजिए नॉर्थ में चूल्हा रखा हुआ है, माइक्रोवेव रखा हुआ है, तो जल में अग्नि। अब वो अग्नि तो दूषित हो रही है और जल भी दूषित हो रहा है। उसके बीच में हम एयर एलिमेंट को इंसर्ट कर दें, जिसका मतलब है कि ग्रीन कलर का हमने एक मार्बल उस कुकटॉप के नीचे रखा हुआ है। अच्छा, ओके। तो वो ग्रीन इज एयर, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उस नेगेटिव इम्पैक्ट को खत्म कर देगा। अब बोलोगे कि ये वाटर एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं काम करता? देखिए, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम चांस ही नहीं लेते। ओके। क्योंकि अगर आपके जीवन में हमने कोई उपाय देने का प्रयास किया और वो नहीं काम किया, क्योंकि करता नहीं है, हमने देखा है, क्योंकि वो जगह पर आपकी मेंटल क्लैरिटी, विजन और न्यूरोलॉजिकल जो पूरी सिस्टम है बॉडी का, वो गवर्न हो रहा है। तो इसलिए वहाँ पर उसको हटा देना ही सर्वोत्तम है। ओके। बाकी जगहों पर आप चीज़ें न्यूट्रलाइज कर सकते हो। एक होता है चीज़ों का बहुत अच्छा होना और एक होता है प्रॉब्लम का ख़त्म हो जाना। तो उपायों से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है।
उसके बाद अच्छा करने के लिए फिर आप उसमें बूस्टर्स लगा सकते हो। और लोग क्या करते हैं, सीधा पिरामिड और क्रिस्टल लगा देते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विच इज रॉन्ग। ओके, तो पहले से न्यूट्रलाइज करो फिर उसको करना चाहिए। आइडियली तो क्रिस्टल, आपको पिरामिड क्रिस्टल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अच्छा। क्योंकि जैसे ही आपकी ऊर्जाएं बैलेंस होंगी स्वतः ही आपका जीवन ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। मैंने आज तक अपने किसी केस में कोई क्रिस्टल, कोई पिरामिड, कुछ भी नहीं लगाया। ओके, पिरामिड एंड क्रिस्टल्स ये क्या है? सर ये बेचने के टूल हैं जो मार्केट में लोग पैसा बनाने के लिए। वाह, ओके। ये सिर्फ कस्टमर को फंसाने के लिए लोग अपना कम वास्तु की कॉस्ट में आ जाते हैं कि भाई मैं आपका 5,000 20,000 में आपका काम करूंगा, फिर 2-2 3-3 लाख के क्रिस्टल बेच जाते हैं, ओके। पिरामिड लगा देते हैं। वो ये जो सज्जन जिनका मैं बता रहा हूँ, लंबा घर, जिनका मेरे परसों फ़ोन आया, मैंने पूछा सर आपने टोटल कितने पिरामिड लगवाए 3 साल में? एक तो हर बार वो आए वो नया पिरामिड लगा जाए। बोले सर वो हमारे कंसल्टेंट आए थे हैदराबाद से, तो करीबन 18-20 पिरामिड लगे हैं पूरे घर में। मैंने कहा अच्छा कैसे लगे हैं? बोले सर कुछ कॉर्नर पे ऊपर लगाए हैं, कुछ जगहों पे नीचे भी लगाए हैं। मैंने कहा क्या हुआ, इससे कुछ हुआ? नहीं। मैंने कहा अच्छा कितने पैसे दिए? सर सब मिला के अराउंड 3 लाख रुपए के आसपास खर्चा हो गया। मैंने कहा कितने बड़े पिरामिड थे? मैंने कहा मैक्सिमम 12 इंच बाई 12 इंच के ऊपर तो नहीं होगा। आप होलसेल में भी खरीदने जाओगे दिल्ली में तो 700 रुपये के आसपास एक पिरामिड आ जाता है। तो 20 के हिसाब से 14,000। मैंने कहा उसने अपना किराया सब लगाया होगा तो 20,000 25,000, फिर भी आपने उसको 3 लाख रुपए दिए। तो इसलिए ये पिरामिड क्रिस्टल ये सिर्फ बेचने वाला काम है, इससे किसी का भला नहीं होता। पिरामिड इज जस्ट अ टूल टू एम्पलीफाई द एनर्जी ऑफ दैट प्लेस, एंड दैट टू इफ यू पुट इट करेक्टली ऑन द लैंड इफ रिक्वायर्ड। आप एक स्वस्थ इंसान को जबरदस्ती इंजेक्शन लगाते रहो, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। करेक्ट है। तो इसलिए वैसे ही भवन है, उस भवन में अगर वो ऑलरेडी स्वस्थ हो चुका है तो आपको एक्स्ट्रा बूस्टर देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आई नेवर सपोर्ट एंड नेवर डू ऑल दिस पिरामिड एंड क्रिस्टल एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि आपने जब रूट कॉज ट्रीट कर दिया तो पेड़ तो अपने आप फलित होगा और अच्छे फल अपने आप आएंगे, बट आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। और आजकल लोगों को चाहिए सब कुछ क्विकली, रात में सो और सुबह आपके पास पैसा आ जाए। कभी भी शॉर्ट टर्म जो काम होते हैं ना, शॉर्टकट्स जो होते हैं, वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स कभी नहीं देते। दिस आई हैव सीन इन लाइफ। इफ यू वांट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस, तभी लाइफ में स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस बनी रहती है। सबसे कॉमन 3 मिस्टेक्स कौन सी हैं? सबसे कॉमन जो हर घर में आप जब भी देखते हो वो देखते हो कि ये होता ही होता है। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक हर घर में ये है कि उनके पास अपने घर का नक्शा ही नहीं बना। सबसे कॉमन। करेक्ट है। और आप ये समझिए कि आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर वो बोल रहा है कि मुझे आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, तो लोग बोलते हैं, अगर वो ऐसा बोले कि ब्लड टेस्ट क्यों, आप तो यहीं खून काट के निकाल के देख लो क्या है, क्यों चाहिए, या मैं फोटो भेज देता हूँ ब्लड का, उससे देख लो। लोग ऐसी मूर्खता वाली बात करते हैं जब नक्शे की बात होती है। तो सबसे पहली बड़ी मिस्टेक ये है कि आप चाहे घर किराए का लो या खुद का लो या दान का भी मिला हुआ हो, तो उस घर का नक्शा जरूर आपके पास होना चाहिए टू द स्केल। राइट। कि कभी भविष्य में आपको जीवन में कोई तकलीफ आए तो आप उस नक्शे के बदौलत अपने घर को ठीक कर सकें। वो लाइफ टाइम है। एक और दूसरी मिस्टेक ये है कि लोग कहते जरूर हैं कि हम वास्तु मानते हैं, हमने वास्तु देखकर घर लिया है, बिल्डर बोलता है मैंने वास्तु के हिसाब से घर बनाया है, वो भी ऐसी बोलता है ये पूरा ईस्ट है, ये पूरा वेस्ट है, ये पूरा नॉर्थ है, पूरा साउथ है, लाइक अ कॉमन मैन। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब हम बात करते हैं कि घर के अंदर लोग क्या मिस्टेक करते हैं। पहली बड़ी मिस्टेक ये कि मंदिर सही जगह नहीं लगाना, और अगर लगाया तो उसका लाल रंग का भरपूर प्रयोग करना। ये किसी को नहीं पता कि रेड इज डेंजर। पब्लिकली वर्ल्ड में सबको पता है रेड मीन्स डेंजर, लेकिन घर के अंदर भर भर के लाल है, क्योंकि रेड इज फायर। अग्नि अगर ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, वो जला देगी। अग्नि का स्थान सिर्फ 3 दिशाओं में, वो भी लिमिटेड, तो वो सटल रहेगी आपकी जीवन में। आपका मोटिवेशन अच्छा रहेगा, आपकी स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आपका नेम फेम सब कुछ बढ़िया रहेगा। लेकिन आप सब जगह आग लगा दोगे तो आपके बहुत सारे आयाम जीवन के जलने लगेंगे। दूसरी कॉमन मिस्टेक लोग ज़्यादातर मैंने जो देखा है वो करते हैं कि जहां मर्जी पेड़ पौधे लगाते
पेड़ों से भी नुकसान होता है। हम्म, ये शायद Okay. आपको नहीं पता, हाँ हाँ, बिकॉज आई कैन सी योर फेस हम्म, सरप्राइज्ड। हम्म, पेड़ क्या है? एयर एलिमेंट। हम्म, अगर एयर एलिमेंट गलत दिशा में, गलत तत्व में है तो वो नुकसान देगा। या जरूरत से ज्यादा है तो भी। नहीं, अगर एक ही दिशा में है और हाँ अगर उसी दिशा में बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली पेड़ का काम क्या है, वो इनफैक्ट एयर एलिमेंट होने की वजह से वो पानी को सुखाएगा। आप अगर वो Okay. वाटर एलिमेंट में पेड़ ज़्यादा लगा दिए तो आपके वाटर एलिमेंट का जो इम्पैक्ट है वो कम होने कम लगेगा, होगा, हाँ हाँ, राइट। और वही अगर एयर एलिमेंट फायर के जोन में ज़्यादा है तो वो अग्नि भड़काने लगेगा। आप अग्नि में जितनी लकड़ी डालते हो बढ़ती है। तो आपको ये तय करना चाहिए कि भाई पेड़ कहाँ और कितना हो। मेरे कुछ क्लाइंट के घर तो मैंने पेड़ पूरे हटवा दिए क्योंकि उस दिशा में पेड़ हो ही नहीं सकते, और उनके यहाँ वही 2 बालकनी है जिसमें वो पेड़ लगा रहे हैं। बोले सर अब हम कैसे रहें? मैंने कहा अब या तो परेशान रहो या सुखी रहो, ये डिसाइड आपको करना है, बट पेड़ यहाँ नहीं हो सकते। मेरा हमेशा जीवन में एक ही सिद्धांत है, मेरे लिए पहले वो लोग इंपॉर्टेंट है जो उस भवन में रह रहे हैं, ना कि उनके भवन में रखा हुआ सामान। सही है, मेरे लिए वो प्रायोरिटी है। बहुत सही, जरूरी भी यही थॉट होना चाहिए। और लोग क्या कहते हैं, अच्छा हाँ ठीक है काम चला लो। अरे काम चलाना होता तो वो तो वैसे ही चला रहा है, मेरी जरूरत क्या है? मेरा ये काम है कि अगर वो चीज़ गलत है तो वो हर हाल में गलत है तो गलत ही रहेगी। उनको खुश करने के लिए मैं बोलूँ नहीं नहीं अच्छा हाँ ठीक रहेगा, आप चिंता मत करो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। अल्टीमेटली आई एम रिस्पॉन्सिबल टू माई क्लाइंट्स। मैं अपने हर क्लाइंट के साथ कम से कम 6, 8 महीने, 9 महीने, किसी किसी जगह साल भर भी मैं उनके साथ जुड़ा रहा हूँ ताकि उनकी प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म हो जाए। दे हैव ट्रस्टेड मी एंड आई एम गोइंग अहेड विद देम फॉर अ लॉन्ग टर्म। इसलिए आज भी मेरे साथ 2003-4 के क्लाइंट आज भी जुड़े हुए हैं। दैट्स द कॉन्फिडेंस एंड द ट्रस्ट व्हाट दे हैव इन मी। तो आपको ये समझना है कि क्या नहीं करना है, और मैं अपने कस्टमर्स को यही सिखाता हूँ। जीवन में अगर ये जान लिया कि क्या नहीं करना है, लाइफ एकदम सॉर्ट हो जाएगी। सही है, ओके। तो ये हो गई दूसरी गलती। अब आती है तीसरी गलती। तीसरी गलती में लोगों को ये नहीं पता, एक तो तत्वों के बारे में किसी को नहीं पता। ये वास्तु की गलती नहीं है, ये बेसिकली माइंडसेट की गलती है, क्योंकि लोगों को इंसानी प्रकृति के बारे में नहीं पता। हर व्यक्ति का अपना एक तत्व है। अब आपको भगवान ने बनाया है 3 तत्वों के मिश्रण से, जिसमें 2 तत्व प्रमुख हैं और एक बहुत ही नेग्लिजिबल है जिसके पीछे इंसान भागता है। तो या तो आप एयर एलिमेंट के हो, या वाटर एलिमेंट के, या फायर एलिमेंट के। जिसको भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप या तो कर्म योग में जाओगे, या ज्ञान योग में, या भक्ति योग में। वही आपके एलिमेंट को उसके हिसाब से गवर्न होता है। अब व्यक्ति अपने तत्व को छोड़ के, अपनी प्रकृति को छोड़ के दूसरे के हिसाब से चलने का प्रयास करता है, तो वो प्रकृति जो है विकृति में बदल जाती है। तो तीसरी गलती अक्सर जो घरों में है, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ का कॉमन झगड़ा बताते हैं लोग हो रहा है, वो ये कि हस्बैंड अगर फायर एलिमेंट का है तो वो चाहता है वाइफ भी फायर एलिमेंट की हो जाए, जबकि वो वाटर एलिमेंट की है। अब वाटर एलिमेंट का काम क्या है? वाटर का काम है फैलना, आराम से, रिलैक्स्ड, शांति। पैशन बहुत होता है उनको, इमोशन और फीलिंग से बहुत मतलब होता है कि व्यक्ति से मिलके कैसा लगा, वो उस पर डिसाइड करेंगे कि यार हाँ मुझे आगे से बात करनी कि नहीं। लेकिन फायर एलिमेंट वाले को ये है कि हमेशा उसको एक्शन चाहिए, कि आप तो बोलो करना क्या है। फीलिंग वीलिंग से उसको कोई लेना देना नहीं। अगर व्यक्ति के साथ मिलके उसको कुछ एक्टिविटी पता अगर लग रही है कि हाँ मुझे ये करना है, देन ही विल स्टिल कनेक्टेड विथ यू एंड ही विल फील हैप्पी, क्योंकि वो अपने तत्व में आ गया। लेकिन उसी में अगर एयर एलिमेंट वाला है तो वो ये देखेगा इस व्यक्ति से मिलके मुझे कुछ ज्ञान मिला क्या, इज देयर एनीथिंग फॉर मी विच आई कैन एक्चुअली गेन, कोई नॉलेज है, तब वो उस व्यक्ति के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो हर व्यक्ति उस एक कॉमन व्यक्ति को जो मिलेगा, हर व्यक्ति उसको अपने तत्व के हिसाब से जज करेगा कि वो व्यक्ति कैसा है। बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो इसमें तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग कॉमनली करते हैं वो ये कि वो अपनी प्रकृति तो जानते नहीं है, लेकिन दूसरे की भी नहीं जानते, और उसको ये उम्मीद करते हैं कि वो मेरी प्रकृति के हिसाब से बिहेव करे। जाने कैसे कि मेरा तत्व क्या है? जाने कैसे, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर, इसके ऊपर एक पॉडकास्ट फिर से बना क्योंकि इन तत्वों को जानना समझना बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन उसके लिए पहले स्वयं के अंदर झांकना पड़ता है कि हम क्या हैं, भगवान ने हमें कौन से तत्व में भेजा है। तो बहुत सारे कॉमन ट्रेट्स होते हैं जिसको आप देख के जान सकते हैं। तो वी विल डिस्कस इट इन, बट क्विकली अगर कुछ भी ब्रॉडली अगर समझाना चाहें कि 5 तत्व हैं कि इस तरह का नेचर आपका हो सकता है। नहीं 3 तत्व हैं। हाँ, आपके अंदर 3 ही तत्व। अच्छा, मेरे अंदर 3 ही हैं, सबके अंदर सब इंसानों में, लोगों में 3, क्योंकि पृथ्वी और आकाश तो बाय डिफॉल्ट सबके नीचे और ऊपर है। बिल्कुल सही, आपके अंदर 3 तत्व हैं। ठीक है। तो अब हर इंसान ये समझ सकता है कि उसको क्या चीज
पसंद है। हर इंसान को अपने बारे में तो पता ही है। सही है। हाँ। अगर आपको कोई भी चीज एक्शन ड्राइव कर रही है, मीन्स यू आर अ फायर एलिमेंट। आपको Okay. हमेशा एक्शन चाहिए, हम्म बट साथ में पैशन भी है, हम्म तो यू आर फायर वाटर ओके, यू कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑलवेज। ऑलवेज। एक मतलब फायर वाटर कॉम्बिनेशन, वाटर फायर कॉम्बिनेशन, एयर वाटर, एयर फायर, ऐसा हो सकता ये सब हो सकता है। है। ठीक है, डन है। उसी तरीके से अगर कोई एयर एलिमेंट का व्यक्ति है, तो उसको एक तो खाने पीने का टाइम नहीं है, एकदम अच्छा, फिक्स नहीं होगा कभी। फायर वाला हमेशा डिसिप्लिन रहेगा, और उसको दूर का दिखता है फायर वाले को, लॉन्ग टर्म सोचता है। सोचता भी है और दिखता भी है। ओके। और उसी में घर में झगड़ा होता है कि तुम कहाँ की बात कर रहे हो, तुम, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। बट द पर्सन कैन फोर्स यू। वो भगवान ने उसको वो एक ट्रेड दिया है कि वो वाह। आगे की सोच सकता है, देख सकता है, और उसके हिसाब से प्लानिंग दे सकता है कि ये करोगे तो ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा। वाटर वाले को यहीं का पता है, लेकिन वो चिल रहता है। फायर वाले को ये प्रॉब्लम होती है कि यार मैं कुछ कह रहा हूँ करने के लिए, उसको करो। वाटर वाले का काम है आराम से, रिलैक्स मोड। अगर इंसान को ये पता है कि भाई मुझे इमोशनली वो व्यक्ति ज़्यादा कनेक्टेड है, और वो किसी से मिलकर उसको कैसा लग रहा है, अंदर फीलिंग कैसी आ रही है, उसका प्रथम तत्व वाटर एलिमेंट। व्यक्ति को हमेशा ज्ञान की खोज हो, उसको म्यूजिक और डांस बहुत पसंद हो, खाने पीने का उसका कोई सिस्टमैटिक हिसाब ना हो, उसका पहला तत्व एयर एलिमेंट है। ओके। बाकी बहुत कुछ हम देखते हैं, जब देख के हम बताते हैं कि हाँ ये व्यक्ति कौन से तत्व। बट आई थिंक ये थोड़ा ब्रॉड भी लोग जानेंगे तो आई थिंक समझ में आएगा। इंसान को बस इतना समझना है कि जब अगर आप दूसरे के जैसे नहीं हो, तो पहले तो ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि दूसरा आपके जैसा हो जाए। और होना भी नहीं चाहिए। क्यों होना चाहिए? हाँ, वरना आप सेम हो अपने जाओगे। तत्व में रहेंगे तो खुश रहेंगे। हाँ हाँ। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं जब आप अपने तत्व में हो तो आप अपनी प्रकृति से जुड़े हो, आप अपनी प्रकृति में हो, वरना आप विकृति में आ जाओगे। और विकृति में आने के बाद व्यक्ति से डिस्टर्ब्ड और परेशान रहता है। बहुत परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो बेटर है कि अपनी प्रकृति में रहें। बहुत सही, बहुत सही। एक सवाल मेरा, जैसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जीवन में जो आपने बोला, छठा तत्व। ठीक है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि वास्तु में ऐसी क्या गलतियां करते हैं लोग जिससे उनकी एनर्जी खराब होती है और मनी दोष, पैसे का जो दोष है वो चढ़ना शुरू हो जाता है और लोग नीचे की तरफ जाते हैं? क्योंकि आज के दौर में हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोगों का सवाल यही आता है, हाउ टू मैनिफेस्ट मनी, और ये जो कर्जा है इससे बाहर कैसे निकले। तो वास्तु के अकॉर्डिंग उनके लिए 2 या 3 एडवाइस, क्या डूज या डोंट्स जो होने चाहिए? जी, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बताता हूँ मनी के 2-3 अलग अलग प्रारूप। ओके। एक की पैसा नहीं आ रहा, पैसा आ ही नहीं रहा, मतलब कि जॉब कर रहे हो तो प्रमोशन नहीं हो रहा, बिजनेस कर रहे हो तो कस्टमर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। सही है। तो इसका मतलब नॉर्थ आपका अपॉर्चुनिटी का है, उसमें दोष है, उसको ट्रीट कीजिए। ठीक है, बहुत सही। एक है कि पैसा आता है लेकिन उसके पहले खर्चा खड़ा रहता है, या किसी को उधार दिया तो वो डूब ही जाता है। अपॉर्चुनिटी तो आई है, कस्टमर खूब आ रहे हैं, लेकिन कोई खरीद के नहीं जाता। या घर में लास्ट मिनट पे बहुत सारे काम होते होते एकदम लास्ट मिनट पे फेलियर हो जाते हैं, हाथ से स्लिप आउट हो जाते हैं। ठीक, तो आपके साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। ओके। आपके पास पैसा बहुत आता है लेकिन रुकता ही नहीं, चाहे जो मर्जी कर लीजिए। आपके पास 100 करोड़ आ रहे हैं तो 98 करोड़ तो खर्चा हो ही गए। लोगों को लगेगा 2 करोड़ भी बहुत होते हैं, लेकिन 100 करोड़ वाले के लिए 2 करोड़ कुछ नहीं है। राइट? तो आपके वेस्ट साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। ओके। तो पैसे का अपना अलग अलग दिशा, अलग अलग समस्या। अब अगर वहाँ टॉयलेट है तो उस रिस्पेक्टिव टॉयलेट के चारों तरफ, मतलब वॉल टू वॉल अगर हम बोलें तो तीनों तरफ उसकी रिस्पेक्टिव जोन की हम स्ट्रिप लगाते हैं, जिससे कि वो एनर्जी बैलेंस हो जाए और वहाँ का प्रॉब्लम न्यूट्रलाइज हो जाए। ओके ओके। अगर चूल्हा है तो दूसरा एलिमेंट नीचे ऐड करके उसको बैलेंस करें ताकि वो भी न्यूट्रलाइज हो जाए। सही है। अब स्पेसिफिक क्वेश्चन डिफाइन करता है व्यक्ति का कि वो प्रॉब्लम क्या है, फिर उस पर डिसीजन ये निकलता है कि वहाँ पे जो तत्व है या वहाँ पे जो एक्टिविटी है वो कितनी उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी डिसाइड एंड देन वी गिव द रेमेडीज। तो अगर आपके पास कोई एग्जांपल आप पूछना चाहें कि ये एक समस्या आपके किसी कैंडिडेट की हो कि भाई पैसा इज़ अ ब्रॉडर अम्ब्रेला, हाँ, बट हम उसको फिर बाइफरकेट करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ना जॉब स्विच करना चाहते हैं ग्रोथ के लिए, मिलती ही नहीं। नॉर्थ में प्रॉब्लम है, नॉर्थ में प्रॉब्लम है 100%। नॉर्थ में येलो कलर का होना, भारी स्टोरेज होना, किचन का चूल्हा होना, रेड कलर या रेड फैमिली का होना, वो आपकी अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम है। इवन डस्टबिन होना, सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी वेस्ट डस्टबिन में चली जाएगी। ओके, सुपर। जो कर्जे में जो डूबे हैं इसका सबसे बड़ा कारण
सर कर्जे में डूबने के अलग अलग कारण हैं। एक है एंट्रेंस, अगर गलत है अच्छा, ओके। वो कर्जा भी देती है, हम्म तो वो एंट्रेंस को चेक किया जाता है हम्म। और फिर उसको ट्रीट किया जाता है। और कई बार तो एक- सॉरी मैं इंटरप्ट हाँ। कर रहा हूँ, कई बार तो फ्लैट सिस्टम में ऑप्शन ही नहीं है, वो ट्रीटमेंट ही ऑप्शन है, फिर तो हाँ, तोड़ नहीं सकते क्योंकि नहीं तोड़ते नहीं है ना, है ना। सिर्फ वो अनट्रीटेबल अगर केस है तो अनट्रीटेबल में तो हम बोल देते हैं। जैसे हमने ये सज्जन को बोला कि भाई अभी घर आपको खाली करना है, हाँ, क्योंकि आपके लिए तभी कुछ होगा, नहीं तो 1000 करोड़ भी देंगे तो डूब जाएगा। डूब जाए। तो इसलिए ये काम उन्हें बताना ज़रूरी है कि ये ट्रीटेबल है कि नहीं, अगर है तो फिर उसका उपाय कर देते हैं। सही है, सही है, तो एडवांस में बता देना बेहतर होता है। बिल्कुल सही है, करेक्ट है सर। ठीक। ठीक है। तो नॉर्थ में अपॉर्चुनिटी कि भाई प्रमोशन नहीं मिल रहा है या नया अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा, हम्म तो आ ही नहीं रहा मतलब ब्लॉक्ड है, हम्म तो 100% वहाँ पे येलो कलर या स्टोरेज है, हम्म क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, अर्थ का काम है ब्लॉक करना। हम्म पानी है, उसमें मैं मिट्टी डालूं हम्म तो पानी सूख जाएगा। हम्म अपॉर्चुनिटी वाटर एलिमेंट, उसमें मैंने मिट्टी डाल दी हम्म। तो अपॉर्चुनिटी सूख गई, सूख गई। खत्म हो गई। वाह। वहाँ टॉयलेट है, अपॉर्चुनिटी डिस्पोज हो जाएगी, क्योंकि टॉयलेट का काम है डिस्पोजल एक्टिविटी। हाँ, जो भी वो निकाल देगा। ओके, वाह, ओके। सो दिशा का गुण और उस एक्टिविटी या उस ऑब्जेक्ट की जो फंक्शनैलिटी है, उसको जब आप कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट सामने दिखेगा 100%। बहुत सारे लोग जैसे मतलब मैं जान पहचान में तो बहुत लोगों को देखता ही हूँ मैं, उनके साथ क्या होता है, अच्छी खासी सैलरी 1.5-2-2.5 लाख रुपए कमाते हैं मंथली, लेकिन ना बाय द एंड वो कितना भी प्रमोशन हो जाए पैसा आता ही रहता है, लेकिन आखिरी दिन पे जीरो ही होता है बैलेंस। वेस्ट साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। ओके। और ऐसे लोगों के घर में 2-3 चीज़ें और होगी। अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो वो याद नहीं रख पाएगा, बच्चा पढ़ाई उसकी ठीक नहीं रहेगी। एट द सेम टाइम हो सकता है कि घर में किसी को लंग्स की या स्नीज मतलब सांस की सांस प्रॉब्लम भी साथ में हो, अलॉन्ग विद जॉइंट पेन्स। और अगर वहाँ पेड़ पौधे हैं तो 100% आपको जॉइंट पेन होना ही होना है। माय गॉड, ओके, नाइस, ओके। मुझे जो आपने बताया कि कौन से डायरेक्शन में, ये मतलब अभी इसी से याद आ गया वापस से, पहले भी बार बार सवाल आ रहा था, कौन से जगह पर घर के कौन से स्पेस में पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए? मैंने उसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। अच्छा। आई वुड सजेस्ट कि आपके, क्योंकि मैंने डायरेक्शन वाइज उसमें बताया कि कहाँ पे पौधे मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता है ना, वो भी डाल देंगे, ताकि एटलीस्ट इट विल हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड भाई वो पेड़ पौधे कहाँ नहीं होने चाहिए। हाँ, क्योंकि आज के टाइम में जो लोग ग्रीनरी या प्लांट लवर है, बहुत लोग होते हैं आज घर में, तो बहुत लोग करने लगे हैं आजकल, लोगों को समझ में भी आ रहा है कि अवेयरनेस है कि, लेकिन वही कई बार ओवरडू करना या गलत हर जगह पर वो पौधे रखना ठीक नहीं है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, एंड इनफैक्ट आपके सभी ऑडियंस के लिए बहुत कारगर होगी। अवचेतन मन काम कैसे करता है? हजारों साल पहले जब भाषा डेवलप नहीं हुई थी तो लोग अपनी बात प्रतीकों से करते थे। हाँ। इमेज। हाँ, सही है। आज भी सबका सबकॉन्शियस माइंड प्रतीकों की भाषा ही समझता है। तो अगर असली प्लांट ना भी हो, प्लांट की फोटो भी अगर गलत दिशा में चिपकाई है आपने, तब भी 110%। और प्लास्टिक वाला तो नकली हो, फोटोग्राफ हो, मैं तो कहता हूँ पर्दे के ऊपर पेड़ों की डिजाइन बनी हो। अच्छा। सर सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो पेड़ है, तभी तो लगाया उन्होंने कि फीलिंग दे वो पेड़ वाली, तो वो फीलिंग फिर उनके जीवन में कैसा कर रहा है वो काम। मतलब एक मेरे क्लाइंट के घर में बच्चे को हमने सही जगह बैठाया पढ़ने के लिए, उसका काम ठीक हो गया, बच्चा पढ़ने भी बैठने लगा, सब कुछ होने लगा। उसके फादर का 6-7 महीने बाद फ़ोन आया, आशीष जी सब कुछ ठीक था लेकिन बच्चे का बीच में एग्ज़ाम में ड्रॉप होने लगा, और मैंने उसको मोबाइल दिलाया था, उसके लास्ट एग्ज़ाम का अच्छा था तो मैंने दिला दिया, और फिर वो अपना वो बिज़ी हो गया। फिर उसके मैंने देखा पिछले 2 टेस्ट उसके इंटरनल एग्जाम से वो ड्रॉप होने लगा। तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैंने कहा मैंने देखो उसकी टेबल तो अपने सही जगह लगाई थी, तो आप वो टेबल चेक करो। बोले सर मैंने सब कुछ, इनफैक्ट मैंने तो उससे बच्चे से मोबाइल ले लिया, पिछले 2 महीने से मोबाइल भी उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अभी क्लास टेस्ट चल रहे हैं, उसमें उसका ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है एक दिन वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल किया, मैं बोला बेटा आपकी ये टेबल दिखाओ मुझे, क्या है वहाँ पे। सिम्टम क्या था कि बच्चे का दिमाग मोबाइल पे लगा हुआ है। ठीक, दिमाग ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी कमिंग फ्रॉम वेस्ट साउथ वेस्ट, सिम्टम फोकस ओनली ऑन मोबाइल। कैन यू बिलीव, उसकी तीसरी ड्रॉर, मतलब 2 ड्रॉर के बाद नीचे कैबिनेट, उसके अंदर उनके वो सैमसंग के मोबाइल का डब्बा रखा हुआ है, नो मोबाइल इनसाइड बट मोबाइल पिक्चर इज देयर ऑन दैट। प्रतीकों की भाषा ऐसे काम करती है। कई बार तो हमने लोगों के घर के पलंग के बेड के अंदर से सामान निकाला है, क्योंकि वहां से वो सिम्टम आ रहा है। माय गॉड, माय गॉड। क्योंकि अवचेतन मन वो देखता है जो आंखें नहीं देख सकती।
तो सिम्टम पकड़ के उस चीज को ढूंढना वो एक स्किल है जो जिसके लिए हम चार्ज भी करते हैं और लोगों की प्रॉब्लम दूर करते हैं। एब्सोल्युटली, तो वो रूट कॉज को ट्रीट करना इंपॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी है। मुझे यहाँ पर ये जानना है सर, जैसे बहुत सारे लोग ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, या तो वो बच्चे हैं या उनके घर में बच्चे हैं। तो आपने जैसे बोला कि बच्चों की जो स्टडी टेबल है या बच्चों का जो कमरा है, वो क्या डायरेक्शन होना चाहिए सर? ओके, इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी लोग जो गलती करते हैं, एक तो वो हर कमरे की दिशा निकालने लग जाते हैं ठीक है। और लोग फेसिंग को बहुत महत्व देते हैं। तो सबसे पहले लोगों को ये पता होना चाहिए कि फेसिंग का उतना महत्व नहीं है, उसका सिर्फ 0.01% रेलेवेंस समझ लीजिए, विच इज़ अ चेरी ऑन द आइसिंग ऑन द केक, दैट नॉमिनल एक्स्ट्रा वैल्यू एड। तो पहले तो हर कमरे की दिशा नहीं होगी, ब्रह्म स्थान से एक ब्रह्म स्थान है तो उससे पूरे घर की दिशा निकलेगी। ठीक है। उसमें जो वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा है उस घर की, उसमें जो भी कमरा पड़ रहा हो, वहाँ पे बच्चा अगर बैठ के पढ़ता है, वहाँ पे अपनी किताबें रखे, गैजेट्स को छोड़ दे, किताबें रखे और वहाँ बैठ के पढ़ने लगे, तो वो सर्वोत्तम है। ओके। वेस्ट साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आती है, वहाँ पे एक देवता है सुग्रीव देवता। सुग्रीव देवता का काम है वो ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं। अब वहाँ पर जो चीज़ होगी वो स्वतः ही आपके माइंड में, सबकॉन्शियस में वो ऐड ऑन होने लग जाएगी। और क्योंकि वो सरस्वती देवी माँ की भी जगह है वेस्ट साउथ वेस्ट, तो वो पढ़ाई के लिए, पढ़ने से संबंधित कार्यों को करने के लिए सर्वोत्तम है। इसलिए वेस्ट साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आए, बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ें, वहीं पे अपना काम करें, गैजेट्स को कम से कम वहाँ पे प्रयोग करें, पढ़ाई के अलावा ना करें। अब आप देखेंगे कि जिन घरों में वेस्ट साउथ वेस्ट में टीवी लगा है, तो बच्चे को जैसे ही पढ़ने को बोलेंगे वो टीवी देखने बैठ जाएगा। वहाँ फुटबॉल रखी है तो बच्चे का खेलने में मन लगेगा, वहाँ पे गेम्स रखे हैं तो गेम खेलने का मन लगेगा, वहाँ पे मोबाइल रखा है तो मोबाइल पे मन लगेगा। सारा खेल अवचेतन मन का है, वो मन। और अगर वहाँ टॉयलेट सीट है तो बच्चा रात में कितना भी याद करे, सुबह भूल जाएगा, डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। ओके ओके। जैसे हमने बात की पैसे के भी बारे में, वैसे ही जो दूसरा जो बहुत कॉमन जो सवाल हमें आता है वो आता है रिलेशनशिप के बारे में। तो ऐसे कौन से 2 या 3 मिस्टेक जो कॉमन है जो लोग करते हैं जिसकी वजह से घर में कलेश, स्ट्रेस, रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा होना वो शुरू हो जाता है? ठीक, रिलेशनशिप किसके साथ? एक है पेरेंट्स के पार्टनर के साथ। हाँ, तो रिलेशनशिप की परिभाषा बहुत बड़ी है। ओके, ठीक है। क्योंकि आपका रिलेशनशिप समाज के साथ है, अपने पार्टनर के साथ है, अपने पेरेंट्स के साथ है, इन लॉज के साथ है, बच्चों के साथ, बाहरी लोगों के साथ है, सबके साथ। रिलेशनशिप एज अ होल। ठीक है। तो रिलेशनशिप एज अ होल, उसके लिए साउथ वेस्ट एक दिशा होती है जो मुख्यतः देखी जाती है। साथ में अगर आप पार्टनर की बात करते हैं तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एक दिशा होती है जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आती है, मतलब नॉर्थ से लेफ्ट साइड। अगर इन लॉज के साथ की प्रॉब्लम की बात करें तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट एक कॉमन दिशा रहेगी, उसके साथ इन दिशाओं को भी देखा जाएगा। ठीक। अब सबसे बड़ी कॉमन गलती क्या है? रेड कलर का प्रयोग होना, मतलब रेड इन रेड फैमिली, लाइट पिंक, ऑरेंज, मैरून, रेड, इवन इंक्लूडिंग मैजेंटा विच इज मेड ऑफ रेड एंड ब्लू कॉम्बिनेशन। ओके। अब साउथ वेस्ट में अगर पेड़ लगे हैं, ग्रीन कलर का पर्दा टंगा है या ब्राउन कलर का प्रयोग हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप खराब होने लगेंगे। ओके। वहां पे टॉयलेट सीट है तो रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे। वहां पे कोकटॉप है तो रिश्ते जल जाएंगे। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है जब हम सुनते हैं तो हमें साउथ वेस्ट में या उसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट में क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है वो दिखता है, हम उसको ट्रीट करते हैं। और रिलेशनशिप कॉमनली आजकल अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम ये चलती है कि अपने से मतलब अपना अपना करते हैं, किसी को कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। हाँ। वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो अट्रैक्शन, क्रेविंग, एंथुजियाज्म, इवन स्पिरिचुअलिटी, वो सब वहाँ से गवर्न होती है। अगर वहाँ पे दोष है तो वो ऑटोमेटिकली व्यक्ति इमोशनली दूर होने लगेगा। इमोशन क्या है? वाटर। इसलिए वो देखना पड़ेगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अगर पार्टनर रिलेशनशिप में भी है तो पार्टनर रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है कि दोनों के बीच में बिना बात के झगड़ा चालू रहता है। हाँ। बिना बात के आग लगी हुई है। 100% साउथ वेस्ट में कुकटॉप रखा है। ओके। रिश्ता बस खत्म होने की कगार पे है, वहां पे आपको टॉयलेट सीट भी मिलेगी।
पेड़ पौधे तो ऐसी कॉमन चीज़ है, जो मैंने बालकनी आपको पहले बताई थी कि हाँ। वो सारे 2 बालकनी में से सब पौधे हटवा दिए, उसमें एक साउथ वेस्ट में आ रही थी क्योंकि वो पूरी तरह से रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही थी। साउथ वेस्ट दिशा क्या है? पृथ्वी तत्व। अब आप इसको ऐसे समझें कि पृथ्वी में, ज़मीन पे या गमले में आपने एक बीज बोया, पेड़ लगाया, जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा तो पृथ्वी धीरे धीरे फटेगी, बिल्कुल सही है, मतलब पृथ्वी हिलने लगेगी, करेक्ट, रिश्ता हिलने हिलने लगेगा। लगेगा। ओह, दिस इज हाउ इट हैज़ टू बी लुक्ड। ओके ओके। कोई ऐसा स्पेसिफिक बेड का डायरेक्शन होता है क्या पार्टनर के साथ? बेड का डायरेक्शन 3 दिशाओं को छोड़ के आप जहाँ पे आपकी स्पेस अवेलेबल हो, क्योंकि देखिए सबके घर अलग अलग होते हैं। मेरे पास सबसे छोटा घर जो आया है वो 400 स्क्वायर फीट का था, बाकी जो मैक्सिमम घर मैंने अभी तक किए हैं उसमें 16-17 हज़ार स्क्वायर फीट के हैं। किसके पास कैसी जगह है वो डिपेंड करता है। करेक्ट है, हाँ। लेकिन हर भवन, चाहे वो 10 बाई 10 का एक किसी की छोटी सी कोठरी होगी, उसकी भी 16 दिशाएं निकलेंगी। तो 3 दिशाएं जो हर भवन में नेगेटिव होती हैं, अगर आप उन जगहों पर अपना बेड ना लगाएंगे तो आप प्रॉब्लम से बच जाएंगे। ठीक है। वो 3 दिशाएं हैं, साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ओके। इन दिशाओं में कोई भी अच्छा काम, मतलब बैठना, सोना, खाना, पीना, घड़ी का लगाना, फोटो एल्बम्स का लगाना, ये सब नहीं करना। नहीं तो ये लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ओवर एंजाइटी हो जाती है लोगों की, इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम चालू हो जाती है, स्किन डिजीज चालू हो जाती है, डिप्रेशन होने लग जाता है, ओवर थिंकिंग इश्यूज होने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें इन जगहों से गवर्न होती है। ओके ओके। तो इसलिए स्पेसिफिकली आप अगर बेड की बात करें तो इनफैक्ट मैं कई जगहों पर नॉर्थ ईस्ट को भी अवॉइड इसलिए करता हूँ क्योंकि वो जगह पर सिर्फ छोटे बच्चे 13-14 साल तक या 60-65 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं वो वहाँ पे सो सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जो यंग जनरेशन है विच इज़ फ्रॉम 16 to 60 के बीच में, मैं 65 बोलूँ, तो वो कर्म करने वाले लोग हैं, उनको उस जगह पे नहीं सोना अवॉइड चाहिए। करना चाहिए। ओके ओके। अब जैसे आपने बताया कि हेल्थ इश्यूज शुरू होते हैं, तो ऐसी वास्तु से रिलेटेड कॉमन हेल्थ रिलेटेड क्या मिस्टेक है? जैसे घर में कुछ लोग बोलते हैं यार हमेशा कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, या बहुत पुरानी बीमारियां कैरी फॉरवर्ड होते आ रही हैं, उसका कारण क्या है? अच्छा सर, एक बात बताइए, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि कैरी फॉरवर्ड हो रही है, हेरिडिटरी बोलते हैं। हाँ 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 हाँ। अक्सर हेरिडिटरी चीज़ कहाँ पे होती है? जब वो एक ही घर में, वो दादाजी, पिताजी, बेटा उसी घर में रह रहे हैं मैक्सिमम। ओके। उसके बाद वो कहीं ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन फिर उनकी बीमारी थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो जाती है, फिर उस लेवल पे नहीं चलती है। अगर आप उसको गौर My फरमाएंगे God, तो आपको पता बहुत चलेगा। सही सही बोल रहे हो आप, करेक्ट है। अब हाँ। क्यों है? मान लीजिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में हाँ। किसी ने चूल्हा रखा हुआ है, तो घर में बीपी शुगर तो बहुत ही गारंटी है, 100%। अब वो ईस्ट और साउथ ईस्ट में कैसे आ गया कि भाई साउथ ईस्ट में अग्निकोण में चूल्हा रखना है लेकिन पूरा मुखी रखना है, तो हो गया ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। अब उनको पता ही नहीं है, चूल्हा जल रहा है, दादाजी को, पिताजी को, पोते को, सबको ग्रेजुअली घर में, माताजी को शुगर चालू हो गई, साथ साथ बीपी चालू हो गया। तो क्या बोला डॉक्टर ने? हेरिडिटरी है। आप उसको बैलेंस कर दीजिए, फिर देखिए हेरिडिटरी ब्रेक हो जाएगी। सारा खेल एनवायरनमेंट का है। आपके तत्वों में इम्बैलेंस, तो फिर वो एक व्यक्ति हो या घर के सभी व्यक्ति हों, वो प्रॉब्लम देगी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो नॉर्थ ईस्ट से होता है, जरूरी नहीं है कि सबको एक साथ ही पैरालिसिस हो जाए। अब यहाँ पे कुंडली का एक योग आता है कि उसके 6वें घर में अगर कोई महादशा अंतरदशा अगर एक्टिवेट हो गई जो उसको रोग देगी बड़ा, और उस समय पे वहां पर उसके नॉर्थ ईस्ट में भी प्रॉब्लम है, तो वो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो वो हाइपर हो जाएगी वो बीमारी। लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम देगी जरूर, अगर वहां पे टॉयलेट है या चूल्हा है। ओके ओके ओके। रसोई में कॉमन मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं लोग? रसोई कहाँ है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि आजकल तो फ्लैट सिस्टम है, लोग कहाँ रसोई बना रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। लेकिन जब भी रसोई नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में होगी, नॉर्थ ईस्ट में तो वो गारंटी है कि वो अनट्रीटेबल इलनेस देगी। नॉर्थ ईस्ट में घर में बीमारी बनी ही रहेगी, वो डिपेंड करता है कि किस लेवल पे चली जाए। नॉर्थ ईस्ट को और नॉर्थ ईस्ट को मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि वहाँ पे किसी भी तरह का टॉयलेट या चूल्हा, किचन, कुकटॉप, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, टोस्टर्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो फायर एलिमेंट है वो हो। लेकिन बाकी किसी भी दिशा में अगर है तो वो तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं, दूसरा तत्व बीच में लगा के। ओके ओके। तो वो इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है।
मेरे कुछ क्लाइंट हैं जिन्होंने, आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन द टेस्टिमोनियल, वहाँ पे वो एक लेडी हैं गुजराती, मुंबई में, बोले हमारे घर में सर पता नहीं है, हर महीने हर हफ्ते हम लोग डॉक्टर के जाते हैं, तो वो 3 भाई हैं, उनके 6 बच्चे हैं, सबके 2-2, बोले रोज कुछ ना कुछ चलता है, कभी ये बच्चा बीमार, कभी वो बच्चा बीमार, और घर में दवाई चली रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैंने घर का नक्शा बनवाया और मुझे समझ में तो आ गया कि वो क्या बात कर रही है। नॉर्थ ईस्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही डैमेज्ड है, वो फिजिकल हेल्थ को गवर्न करता है। ओके। नॉर्थ ईस्ट मेंटल हेल्थ को, नॉर्थ ईस्ट फिजिकल हेल्थ को। अब दवाई खत्म ही नहीं हो रही, इसका मतलब सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट वहाँ पे तो आग लग रही है। तो पता चला वहाँ पे उन्होंने टीवी कैबिनेट लगाया हुआ है, उसके नीचे स्पीकर्स भरे हुए हैं, बाकी सामान जंग भरा हुआ है। उन्हें बहुत मुद्दतों से, बहुत मेहनत से, एक होता ना कि दिल से बनाया हुआ है उन्होंने कैबिनेट। मुंबई जैसे घर में एक बड़ा कैबिनेट बना दिया है, अब वो ऐसा नहीं कि कहीं भी शिफ्ट कर दे। मुझे उनको मनाने के लिए 4 महीने लगा, क्योंकि बच्चों की हेल्थ की बात है। देखिए मेरा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर कोई व्यक्ति परेशानी लेके आया है और मुझे पता है कि ये ठीक हो सकती है, आप बस उसको ठीक कर लीजिए, मतलब उस काम को कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, क्योंकि मैंने उनके ऑफिस का काम किया हुआ था, ही इज़ माई एक्सिस्टिंग क्लाइंट। मैं बोला सर आपका ऑफिस आपने देखा है रिजल्ट, एंड यू ट्रस्ट मी? बोले हाँ 100%। मैं बोला आप एक बार मेरी बात मानिए, अगर नहीं होगा तो मैं आपका वापस कैबिनेट मैं बनवा के दूंगा। मीन्स मोर देन दैट व्हाट कैन यू डू? करेक्ट है। चलो ठीक है सर। उन्हें बहुत अनमने मन से कैबिनेट तोड़वाया, वो पूरा खाली करा, टीवी हटा के उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट किया और पूरी दीवार क्लीन अप हो गई। 2 महीने बाद मैंने कैजुअल उनको फ़ोन किया कि सर व्हाट इज़ द स्टेटस? बोले सर आप वाइफ से बात करिए। मुझे लगा ये कुछ तो गड़बड़ हो गई, तो आदमी डायरेक्ट नहीं बोल रहा है। सो ही वॉज एक्चुअली स्पीकिंग टू मी इन अ डिफरेंट वे कि मैं क्या बताऊँ वो ही बताएंगी। एंड व्हेन आई स्पोक टू हर, शी वॉज वेरी हैप्पी कि सर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि जहाँ हम लोग हर रोज़ दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर के जा रहे हैं, अभी पिछले 1.5 महीने में, मतलब 2 महीने बाद मैंने कॉल किया था, हार्डली हम शायद 1 या 2 बार कभी गए, वो भी क्योंकि देखिए वास्तु मैजिक नहीं है, सबकॉन्शियस पैटर्न बनने में टाइम लगता है। लेकिन उस 1.5 महीने बाद ही जब उन्होंने 2 महीने बाद उन्होंने जब मुझे बताया कि लास्ट 1.5 मंथ से कम हो गया डॉक्टर के जाना, मतलब एनर्जी फील्ड ने बैलेंस होना स्टार्ट कर दिया। एंड एज ऑफ टुडे एवरीथिंग इज फाइन। सुपर, ब्यूटीफुल। तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का अगर आपने अपने घर में ख्याल रख लिया, वहाँ कोई कबाड़ नहीं हो, कोई इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, येलो कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, कुकटॉप, टॉयलेट नहीं है, तो हेल्थ तो 100% घर में रहेगी। 100%। बहुत सही, बहुत सुंदर, अमेजिंग। मंदिर को लेकर कंफ्यूजन बहुत होती है जी। मंदिर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? कई बार बोलते हैं कि वॉशरूम की वॉल पर भी ना हो, अगर वो सही डायरेक्शन में है तो भी गड़बड़ है। ये भी कहा जाता है कि मंदिर में मल्टीपल भगवान ना हो, मतलब या जैसे आपने बोला कि मंदिर में लाल रंग का उपयोग बहुत किया जाता है, कपड़े का, चुन्नियों का, हर चीज़ का। इन सब का कितना रेलेवेंस है और क्या कितना इंपॉर्टेंट है? वैसे तो मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल, मतलब एक वीडियो बनाया है मैंने, हाँ। आप चाहें तो वो देखें एक बार, या ऑडियंस कैन सी। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, मंदिर के लिए सिर्फ 4 दिशाएं आउट ऑफ 16 इज गुड एंड शुड बी यूज्ड। ओके। 4 के अलावा कोई 5वीं दिशाएं ऐसी नहीं है जहां पे आप मंदिर रख सकते हैं। ओके। तो मंदिर भी नुकसान देता है अगर वो गलत दिशा में है, और आप जितनी पूजा करोगे उतना प्रॉब्लम उस क्षेत्र की बढ़ती जाएगी। तो 4 दिशाएं कौन सी जहां मंदिर होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट। ओके। वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर वो बैलेंस नहीं होगी तो मैनिफेस्टेशन करके उसकी प्राप्ति होने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वेस्ट डायरेक्शन, आपके बहुत पहले वाले सवाल का जो ये जवाब है कि वेस्ट डायरेक्शन अगर एकदम संतुलित है और दोष रहित है, एक हो गया संतुलित और एक हो गया दोष रहित, तो मैनिफेस्टेशन तो गारंटी है, आप जो मांगोगे वो मिलेगा। नाइस। और अगर किसी ने पश्चिम दिशा में W4 W5 में आती है पश्चिम दिशा, और वहाँ W5 के पद पे भगवान को विराजमान किया है और वो उधर देखकर पूजा कर रहा है और अपने मन में विदाउट एनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक ऑल्सो अगर वो भगवान से कोई बात मांग रहा है तो वो पूर्ण होगी। बहुत सुंदर। लेकिन वहाँ पे लाल रंग का प्रयोग मैनिफेस्टेशन को जला देगा, क्योंकि वो कनेक्ट तोड़ देगा। तो रेड कलर चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो या नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में या वेस्ट में, वो हर जगह पे ही नुकसानदायक है। अब आप ये समझिए कि रेड कलर जिसको हम लोग बचपन से और हमारे दादा और उनके ज़माने से कि भाई लाल शुभ है, अब ये किसने बोला कि लाल शुभ है? जब पूरी दुनिया में रेड डेंजर है
तो आपने कैसे समझ लिया कि लाल चौक? लाल चौक, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते कि इंडियंस फ्लरिश करें। हम्म, ये सोची समझी बात है कि आगे की पीढ़ी को कैसे बर्बाद कर दिया जाए, तो अपने पूर्वजों को मार मार के लाल को शुभ बनवाया गया कि आप इसी को यूज करें। हम्म, अब बोलेंगे इसका प्रामाणिक तथ्य क्या है? तो फिर ऐसा क्यों है कि जब तुलसीदास जी का एक दोहा है जिसमें चंदन की बात करते हैं कि वो घाट पे बैठ के तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, कुमकुम घिसे तो नहीं लिखा था। हम्म, क्यों? हम्म, कुमकुम तो चलता ही नहीं था पहले। लक्ष्मी जी को लोग बोलते हैं लाल साड़ी पहनाओ। जब मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो उसमें नारद जी ने जब उनकी स्तुति करी तो उसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते, सफेद वस्त्र धारण किए हुए अनेक अलंकारों से सुशोभित वो माता लक्ष्मी को नमस्कार। तो आप लाल क्यों पहना रहे हो? तो हमने तो अब क्या किया है कि कुछ भगवानों की फोटोज को हमने एडिट करवा के कलर करेक्शन करवा के हमने हाई रेजोल्यूशन सारी माताओं को वैसे देखा तो लाल कपड़ा पहनाते थे देखिए, ज्यादातर। देवी पूजन मंदिरों में लाल करते हैं। और देवी एक्चुअली क्या है, जब आप साधना कर रहे हो तो साउथ ईस्ट में सिर्फ एक भगवान को, देवी को रखकर अगर आप उसको उनकी साधना कर रहे हो जो एक्चुअली चाहिए, क्योंकि आपको उग्र चाहिए, शक्ति चाहिए, यू नीड फायर, हेंस यू यूज दैट रेड कलर, ओके, ओनली इन दैट सेंस। लेकिन अगर हम अपने हिंदू सभ्यता में इंडियंस को देखें, मैं जिस भी घर में जाता हूँ, एक मंदिर, सैकड़ों देवी देवता, पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर, और एक ही भगवान 3-4 तरह से रखा हुआ है। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। हम चाहे अनचाहे उस शक्ति का अपमान कर रहे हैं कि कहीं भी जाते हैं पूजा करने या मंदिर दर्शन करने, वहाँ से उसकी फ़ोटो ले आते हैं। कोई जाता है प्रसाद के साथ फ़ोटो दे जाता है, कोई आपके गृह प्रवेश में गणेश जी दे जाता है, सबको उठा उठा के आप उसको सजा लेते हैं। तो आपने भगवान का अपमान करना शुरू कर दिया। भगवान एक शक्ति है, उसकी साधना उपासना करना वो बहुत ज़रूरी है, ना कि उसको शो पीस बनाना। अगर आप उस किसी को स्थापित कर रहे हो तो वो सेवा मांगेगी, जो इंसान सही नहीं, बात है, जो इंसान नहीं कर सकता। तो इवेंचुअली आप मुसीबत खुद घर लेके आके उसको स्थापित कर देते हो कि आओ मुझे ट्रबल करो। अननोइंगली है, देखा देखी कि पड़ोसी ने रखा है मुझे और वो देखे गया, मैं वो प्रतिमा या वो फोटो तब तक पावरफुल नहीं है जब तक वो स्थापित करके आप उसको पूजते नहीं हो। वो तो बाजार से खरीद के लाके दे देते प्रसाद के साथ मिक्स करके कि भाई वहां गए थे वो फोटो ले लो। मंदिर से उठा के तो नहीं लाया कोई जिसकी पूजा हुई। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मंदिर में एक भगवान एक तरह का होगा, गणेश जी 3-4, देवी जी 3-4, कृष्ण जी 2-3, हर तरह से वो उन्होंने अपना पूरा पैक कर लेते हैं मंदिर। और एक और मंदिर में भगवान ऐसे रखते हैं, सामने बैठे हैं ऐसे और ऐसे भगवान रख लिया। ये वास्तु दोष बन जाता है। देखिए, वास्तु दोष में इंसान का सोच नहीं है वहाँ तक, क्योंकि ये जैसा देख रहा है बचपन से या अपने दादा दादी या जिसको भी, उन्होंने अपना शुरू कर दिया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव, मैं इनफैक्ट अपना, आज हम पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, मैं जितनी भी जगह लोगों से बात करता हूँ, मेरा एक ही उद्देश्य है कि लोगों को ये पता चल जाए कि क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली बात ये कि आप मंदिर में जिस भी देवी देवता को बिठा रहे हैं उन सभी का मुख आपके सामने हो और आपका उनके सामने डायरेक्ट 1-to-1 डिस्कशन होना चाहिए भगवान के साथ। जब आप पूजा करने बैठते हैं आप भगवान का आह्वान करते हैं आंख बंद करके, भगवान मेरी बात सुनो। जब मंदिर में फोटोज आप ऐसे लगा रहे हैं, पहली बात तो वो शक्तियां आपस में एक दूसरे के सामने है, आपके सामने तो है ही नहीं, डायरेक्शन एरर हो गया, सिंपल। और शक्तियां अगर आप पुकार रहे हैं और अगर वो एक दूसरे के सामने आके अगर टकराएं तो वो एक अपने आप में दोष क्रिएट करेगी। अब लोग चाहे माने ना माने, लेकिन शक्तियां आती हैं और आपको आशीर्वाद देने, जब आप आह्वान करोगे तो 100% नीचे आएगी। अगर जो लोग साधना करते हैं, जो लोग पूजा करते हैं, अगर वो देखें, ध्यान से सोचें कि कई बार जब वो बैठते हैं तो आपके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, अंदर एक बॉडी में वाइब्रेशन आने लग जाती है, आपके 7 चक्रों के अंदर जिस भी चक्र का आपका ज़्यादा इम्पैक्ट है वो आपका वाइब्रेट होने लगेगा। कैसे होता है? आप आह्वान करोगे तो वो आएगा पावर, तो वो शक्ति जब आएगी नीचे और अगर आपको देख रही कि इतना डिस्ट्रैक्शन है, वापस चली जाएगी। तो सबसे पहले हर व्यक्ति को ये चाहिए कि मंदिर में एक भगवान की एक प्रतिमा या फोटो, ऐसा नहीं कि फोटो में भी है और मूर्ति में भी है, नहीं, उसके लिए हमने शंकर पार्वती की विदाउट गणेश की फोटो बनवाई।
क्योंकि हमने देखा कई जगह पे लक्ष्मी गणेश की जब पूजा करते हैं दिवाली पे, तो वो एक गणेश जी बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, चांदी के हो या पीतल के हो। तो हमने देखा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये। और गणेश की एक खासियत ये है, अगर वो एक से ज़्यादा किसी भी घर में है, गारंटी उस घर में कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा रहेगा। क्योंकि गणेश जी के पास सर बड़ा है, दिमाग बहुत है। जब ज़्यादा है तो ज़्यादा है, ज़्यादा दिमाग, ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी खत्म हो जाती है। ये सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है सर। तो इसलिए भगवान के मंदिर को पहले तो दिशाएं 4, उसके अलावा किसी भी दिशा में नहीं। अगर नॉर्थ में मंदिर लगा दिया तो अपॉर्चुनिटी जीवन से खत्म हो जाएगी, आदमी कर्महीन हो जाएगा। जितनी पूजा करेगा, बस पूजा करेगा, काम कुछ नहीं कर पाएगा। साउथ ईस्ट में होगा तो एक्सीडेंट भी होगा और पैसे भी चले जाएंगे। साउथ में होगा तो नाम भी खराब होने लगेगा। उस दिशा के गुण खत्म होने लग जाएंगे जहां पे आप पूजा करने लगोगे, क्योंकि वो दिशा भगवान की नहीं है। एक दोष और ये है कि लोग मंदिर में भगवान के साथ गुरु की फोटो रख लेते हैं। गुरु की शक्ति अलग है, भगवान की शक्ति अलग है। गुरु का स्थान वेस्ट दिशा में है और भगवान को इन चारों में से किसी में भी बिठा सकते हैं। अब वेस्ट में अगर मंदिर लगाया तो मंदिर के बाजू में गुरु का एक अलग स्थान बना के उनको विराजमान कीजिए। गुरु तो सबसे बड़ा होता है। बलिहारी गुरु आपकी इधर, आपने जो गोविंद को बता दिया, राइट। लेकिन लोग ये नहीं समझते। उनको लगता है कि अरे सब जगह लगा दो, हर कमरे में भगवान की फोटो लगा देते हैं। उनको लगता है कि मैं जब भी आंख खोलूं भगवान दिखे। अरे भगवान देखना है तो आंख बंद करो, सही है। भगवान दिखेगा। हर जगह आप आंख खोल के देखना चाहोगे तो वो वास्तु दोष क्रिएट करेगा, जो घर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। एंड पीपल डोंट रियलाइज। बहुत सही, बहुत सही। तो देखा देखी ना करें। इवन गुरु की मैं देखता हूँ, मेरे काफ़ी साउथ इंडियन क्लाइंट्स हैं, वहाँ सत्य साईं बाबा की फ़ोटो शिरडी वाले, या श्री श्री रविशंकर जी की फ़ोटो, गुरु हैं, सब अच्छी बात है, सबको बहुत आदर प्रणाम है, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन जब अति में आप जगह जगह उनकी फ़ोटो लगाएंगे तो एक तो उससे गुरु का अपमान, और दूसरा उस गुरु की शक्ति वो विभाजित हो जाएगी, आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो आपको सही जगह अगर आपने उसको स्थापित कर दिया, यू विल गेट 100% रिजल्ट। सुपर्ब। आई थिंक मतलब मैं तो इतना ज्ञान नहीं रखता हूँ, बट उसके बावजूद भी मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को आज मिला है। और सबसे अच्छा जो मुझे लगता है कि जैसे मैं आपको बोल भी रहा था ऑफलाइन भी कि ब्रेक में, कि आप जिस तरह से समझा रहे हैं ना, ये बहुत सरल लग रहा है। सरल ही है। हाँ, मतलब यू नो, क्योंकि मेरे को जैसे मैंने बताया ना कि लोगों के मन में मिथ्स इतने सारे हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। लेकिन मुझे एक चीज़ सच में समझ में आ गई कि स्पेशली इन द केस ऑफ वास्तु, खुद का डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। यस। हम इतने पैसे, लाखों करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं अपने घर को खरीदने पर। वाई नॉट टू टेक अ सजेशन, यू नो, छोटा सा आप सजेशन लेते हैं। और आपने जैसे बताया कि मैप बनवाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है ये छोटी छोटी जो कॉमन मिस्टेक जो आपने बहुत सारी चीज़ों की बात कर दी, और आई एम श्योर अबाउट इट, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो शुरुआत भी नहीं की, इतनी सारी चीज़ें जो इस पर बात की जा सकती है। और लेकिन मुझे लगता है अगर लोग यहाँ तक भी समझेंगे और उसके बाद अपनी जर्नी को, जो वास्तु की जर्नी को शुरू करेंगे, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि यार ये वास्तु क्या है, बिलियनियर ये वास्तु करा रहे हैं क्या। लेकिन मुझे रिसेंटली काफ़ी सारी चीज़ें समझ में है कि सब कराते हैं सर, सब कराते हैं। देखिए, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, दो भाई, दोनों को 54,000 करोड़ एक साथ मिल रहे थे, अलग अलग। एक सब कुछ मानता है, एक बिल्कुल कुछ नहीं मानता है। तो दोनों की स्थिति देख लीजिए। नहीं, मैंने देखा है सर, लोग अपनी फैक्ट्री बनवाते हैं, बेडलास, ये सब लोग प्रॉपर वास्तु करके बनवाते हैं, ये कोई लाइट नहीं लेते हैं। सर, मैं अभी कल फरीदाबाद आई एम गोइंग फॉर अ फैक्ट्री विजिट। उनका नक्शा जब आया, मैंने नक्शा देख के उनको यही बोला कि आपके यहाँ ये प्रॉब्लम चल रही है। बिना बात का क्वालिटी इशू भी चल रहा है, लेबर इशू भी चल रहा है, और पैसे फंस रहे हैं। बोले सर अभी मैंने तो बोला ही नहीं है। मैं कभी तो आपका नक्शा बोल रहा है, मैं आपसे तो कल मिलूंगा, फिर मैं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्या है सर, अगर एनर्जी का एलिमेंट का दोष है, आप कितनी मेहनत कर लीजिए सर, रिजल्ट नहीं आएगा। 100% ले लीजिए। लोग सोचते हैं अरे लेबर की प्रॉब्लम तो कॉमन समस्या है, तो सबकी फैक्ट्री में क्यों नहीं होती? अगर कॉमन समस्या है तो हर फैक्ट्री में सेम प्रॉब्लम होनी चाहिए। करेक्ट। क्यों नहीं होती? बिकॉज एनर्जीज अगर इम्बैलेंस है तो वो वहाँ पे काम करने वाले लोगों के मनस पर भी वो प्रभाव होगा। कई ऑफिसेज में, फैक्ट्री छोड़ दीजिए, जो कंपनीज के आजकल कॉर्पोरेट्स बहुत हैं, स्टार्टअप्स बहुत हैं, उनके ऑफिसेज में कई जगहों पर आप देखेंगे कि चर्निंग बहुत ज़्यादा है, रिटेंशन नहीं है, क्योंकि वहाँ की एनर्जी इम्बैलेंस है। लोगों की लेगेसी रातों रात खत्म हो जाती है ऊंचाई तक पहुंचने के बाद।
वो जैसे ही वहाँ पे शिफ्ट होगा हम्म, प्रॉब्लम हो जाएगी, एनर्जी इम्बैलेंस होगी, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। हम्म, मेरे पास मैक्सिमम केसेस दिवाली के 4 से 6 महीने बाद ज़्यादा आते हैं, क्योंकि दशहरा दिवाली पे जो परचेज़ किया होता है सामान और जो जगह जगह लगा देते हैं, उसका असर 4-6 महीने बाद जब स्टार्ट होता है, तब फिर मैं उनसे सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ कि अच्छा पिछले 6 महीने में क्या किया? हम्म। एंड यू वोंट बिलीव, सबका एक ही आंसर, सर हमने कुछ नहीं किया। मतलब एज इफ आई एम द इनोसेंट पर्सन, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग सर, पता नहीं कहाँ से आ रही है। और जब हम उसको ट्रैक करते हैं चीज़ों को, कि मैं पूछता हूँ फिर कि जब हम डायग्नोस करते हैं कि अच्छा इस जगह क्या रखा है या यहाँ पे क्या है, एंड देन दे आंसर द क्वेश्चन कि हाँ सर वो दिवाली के टाइम पे हमने ये खरीदा था, या दशहरे पे ये किया था, या दिवाली के 2 महीने बाद, उसके 1 महीने पहले। इट वॉज दैट टाइम फ्रेम। जब आप कोई चीज़ ऐड करते हो, फिर वो उसका सबकॉन्शियस पैटर्न जब तक बदलता है 4-6 महीने में, एंड द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। अमेजिंग अमेजिंग। आई थिंक वो मैं समझ पाया कि बहुत सारी चीज़ें पैटर्न चेंज पर डिपेंड करती हैं, हमारी एनर्जी पर डिपेंड करती हैं, और मुझे लगता है लोगों को अवेयर होना चाहिए। आई एम श्योर अबाउट इट, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आई होप सो। वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट यू इज़, मतलब हम आई थिंक बात भी कर रहे थे कि ये जेन्युइन इंटेंट टू हेल्प पीपल। यस। जिस थॉट से हमने पॉडकास्ट के बारे में सोचा और आपने एक्सप्रेस किया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं किस तरह से, और वो ऑनेस्टली दिखी भी। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे समझ पाएंगे। हमने वास्तु पर पहले भी पॉडकास्ट किया है, लेकिन मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इतनी साधारण भाषा में ये वन ऑफ दोज पॉडकास्ट है। दूसरा, बहुत सारी ऐसे पर्सपेक्टिव आपने टच किए जो शायद पहले तक भी टच नहीं हुए थे, तो वो भी मुझे लगता है इस पॉडकास्ट को बहुत ही स्पेशल बनाता है। लेकिन मुझे वापस से ये लगता है कि अगर जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये डेफिनेटली चाहेंगे कि हम एक और पॉडकास्ट करें। अगर किसी को भी लगता है ना कि ये इसको थोड़ा और इलैबोरेटिव, थोड़ा सा और डिटेल में हमें करना चाहिए, तो मुझे पार्ट 2 ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है पॉडकास्ट से रिलेटेड या वास्तु से रिलेटेड, मैं आशीष जी के सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा, ठीक है। और 1-2 वीडियोस के बारे में हमने बात की, वो भी मैं डाल दूंगा, ताकि सोशल मीडिया के लिंक भी आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे उनके। आप उनसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, कोई भी सोल्यूशन आप चाहते हैं या कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली भी कनेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको नहीं पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं सर की हेल्प से उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा रिप्लाईज करा दूंगा। लेकिन मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि ये बहुत फुल ऑफ नॉलेज था, ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट। मुझे याद है कि हमने एक पहले पॉडकास्ट किया था वास्तु पर, जहाँ पर हमने थोड़ा ऑफिस में पहली बार हमने कहा कि चलो ठीक है यार, व्हाई नॉट टू ट्राई दिस। और आई थिंक मैंने पॉडकास्ट में आपको ऑफलाइन भी बोला कि पहली बार घर के लिए आई विल शेयर माई मैप विद यू। आप बताइएगा कि क्या और बेहतर किया जा सकता है। 100% आपका घर बताएगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। बहुत सही है, बहुत सही है। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज अ ब्लेसिंग टू हैव यू, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, ये जो पॉडकास्ट है बहुत सारे लोगों के जीवन को बदलेगा। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, Thank you, थैंक यू फॉर sir. कॉलिंग। Thank you. सदा सुखी भाव।